सर मेरी क्लास स्टार्ट हो गई क्या सर? गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज आप लोगों की पहली न्यूट्रिशन की क्लास है। आपका नेम जो है वो पहले ही होता था इस सर्टिफिकेशन का, सर्टिफिकेशन इन स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन। बट ड्यू टू सम लीगल टर्म्स, आप कह सकते हो इस चीज़ को, टर्म्स इन इंडिया, हमें इसका नाम चेंज करना पड़ा है। बट नाम चेंज करने से ये नहीं है कि हमने कुछ कंटेंट में बदलाव किया है या जो सिलेबस है उसमें कोई फर्क पड़ा है। सिर्फ नाम चेंज हुआ है, जो कि है डाइट एंड नरिशमेंट। सो जो कंटेंट है, सिलेबस है, वो उतना ही है जितना पहले था, बल्कि पहले से भी ज़्यादा डिटेल्ड वाइड जो है वो आपका सिलेबस इस बार रहेगा। और ये आपकी फर्स्ट क्लास है। तो आप में से आई थिंक मोर देन 50% बच्चे ऑलरेडी मेरे से सीपीटी पढ़ चुके हैं इससे पहले। तो वो मुझे ऑलरेडी दे नो मी। और मुझे उनमें से काफ़ी बच्चे मुझे पर्सनली मिल भी चुके हैं प्रैक्टिकल्स में। तो उनको मेरा स्टाइल ऑफ जो टीचिंग है वो उनको, क्योंकि 2 महीने ऑलमोस्ट वो मेरे से पढ़े हैं, मेरे से मिले हैं, तो उनको वो पता लग गया है। उनके लिए चीज़ें समझनी बहुत ईजी होंगी। और जो लोग इस बैच से स्टार्ट कर रहे हैं, बट उनके लिए ऐसा तो नहीं उनको कुछ मुश्किल लगेगा। बट जैसे हम एक नए इंसान से कभी भी फर्स्ट इंटरेक्शन करते हैं तो कई बार हमें थोड़ा शुरू शुरू में थोड़ा सा समझ नहीं आता। बट मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं बहुत इजी और शब्दों में आपको हर चीज़ समझाऊं, चीज़ों को बिना कॉम्प्लिकेट किए। बस लेकिन फिर भी ऐसा होता है कि हमारे पास कुछ टर्म्स होती हैं, कुछ नेम्स होते हैं, तो वो हमें एज इट इज ही आपको बताने पड़ेंगे, क्योंकि उनका हिंदी में मतलब भी सेम ही होता है। तो वहाँ हो सकता है आप में से किसी को थोड़ा इशू आए, जिसको इंग्लिश में थोड़ा, अगर किसी का हाथ टाइट है। बट मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं हिंदी इंग्लिश मिक्स पढ़ाऊँ, और जितना हो सके चीज़ों को सिंप्लीफाई करके जो है वो बताया जाए। सो पहली क्लास है तो बहुत लंबी इंट्रोडक्शन मैं अपनी नहीं दूंगा, क्योंकि फिर वो जो बच्चे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं मेरे से उनके लिए थोड़ा बोरिंग हो जाएगा ऑब्वियसली। बट स्टिल ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि सिलेबस तो हम अभी डिस्कस कर ही लेंगे डिटेल में कि आप क्या पढ़ोगे इसमें। कि हम जिससे पढ़ते हैं उसके बारे में हमें थोड़ा पता होना चाहिए कि हम इस इंसान से पढ़ रहे हैं तो इसका खुद का क्या एक्सपीरियंस है। क्योंकि अगर हमें उसका एक्सपीरियंस पता लगता है कि अच्छा ये इतने सालों से इस इंडस्ट्री में है और ये इसकी पोजीशन है, तो हमारा उससे पढ़ने का जो इंटरेस्ट है वो बढ़ जाता है। क्योंकि ये एक ह्यूमन नेचर है कि हम अपने से, जो हमसे एक हायर लेवल पे बैठा है, हम उससे सीखना चाहते हैं। हम कभी भी उससे नहीं सीखेंगे जो हमसे भी कम नॉलेज रखता हो या कम एक्सपीरियंस रखता हो। सो सबसे पहले मेरी अभी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप अपने माइक्स म्यूट रखो प्लीज। वो बहुत बड़ी डिस्टरबेंस है।
ठीक है, तो आप ऑनलाइन क्लास में हो, इसके कुछ रूल्स होते हैं जो हम अभी डिस्कस भी करेंगे। अपने माइक ऑफ रखो सारे बस। किसी को अपनी स्क्रीन ऑन करनी है, अपना कैमरा ऑन करना है करे, वो उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट माइक ऑफ रखो अपने, क्योंकि फिर इससे डिस्ट्रैक्शन होती है मेरे को। और अगर किसी ने अपना कैमरा भी ऑन करना है तो आपको बिल्कुल ऐसे बैठना है जैसे आप क्लासरूम में बैठते हो, कोई बेड पे लेटे हुए ऐसे नहीं बैठना। अगर ऐसे बैठे हो तो कैमरा बंद रखो अपना। सो थोड़ा सा अपने बारे में 5 मिनट लेते हुए कि मैं इस प्रोफेशन में कैसे आया। तो मेरी जो पढ़ाई है, अर्ली अर्ली एजुकेशन है जो मेरी, वो मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन है। तो जिनको मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन का थोड़ा नहीं पता उन्हें बता देता हूँ। ये एक डिग्री होती है मास्टर्स की, जिसमें हम कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर्स बनाना सीखते हैं। अब जब हम सॉफ्टवेयर्स की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। आप गेम्स बनाना भी सीखते हो, आप यू नो हर तरह की चीज़ें जो सॉफ्टवेयर हम रन करते हैं, आप जिस वजह से आपका वो कंप्यूटर चल रहा है वो सॉफ्टवेयर पे चल रहा है। आपका फ़ोन जो चल रहा है वो सॉफ्टवेयर पे चलता है। जैसे जैसे मान लो अगर कोई एंड्रॉयड यूज़ कर रहा है तो एंड्रॉयड क्या है, एंड्रॉयड एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो गूगल बनाता है। अगर कोई एप्पल यूज़ करता है उनका iOS है। सो व्हाट इज iOS? iOS एक सॉफ्टवेयर है। तो बिना उस चीज़ के आपका वो डिवाइस खाली डब्बा है, वो चल नहीं सकता। तो उस चीज़ में मैंने पढ़ाई करी हुई है, जो मेरी पहली अर्लियर एजुकेशन थी, मास्टर्स। और उसके बाद मैंने कुछ टाइम एक इंटरनेशनल कंपनी IBM, उसमें 2 साल जॉब भी करी है। लेकिन कुछ टाइम बाद मुझे ऐसा एहसास हुआ कि ये फील्ड मेरे लिए नहीं है, मैं ज़्यादा इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, और बहुत एक ज़बरदस्ती खुद को पुश करने वाली बात है। फिर मैंने अपने मास्टर्स के लास्ट ईयर में डिसाइड किया था, जो मैंने जॉब करी है वो मैंने अपनी ग्रेजुएशन के बाद करी है। और फिर मैंने मास्टर्स करने के बाद ये डिसाइड किया कि मेरे को करियर स्विच करना है, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत सालों से जिम कर रहा था, जैसे हम सभी शुरू करते हैं किसी ना किसी कारण से। सो आई वॉज प्रिटी स्किनी, तो मेरा वो था कि बस जिम जाना है, थोड़ी बॉडी बनानी है। 2008-9 की बात कर रहा हूँ। तब मेरी ये सोच थी बस, लेकिन वो इतना पैशनेट लगा कि उसके बाद कभी जिम मिस हुआ ही नहीं। और लगातार वर्कआउट किया। 2000, आज भी कर रहा हूँ, बट 2015 तक करा। और जब ये 15 में मैंने डिसीजन लेना था कि मेरे को अब करियर स्विच करना है अपना, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था कि कैसे वो स्विच लिया जाए। तो एक चीज़ बड़ी क्लियर थी कि पहले पढ़ेंगे फिर इस करियर में जाएंगे। जो एक बहुत बड़ी कमी है हमारी इंडस्ट्री की, कि हमारी इंडस्ट्री में आज भी ट्रेनर्स, बहुत सारे ट्रेनर्स हैं ऐसे जो बिना किसी कोर्स के ट्रेनर बने हुए हैं, मतलब बेसिक भी नहीं करा हुआ बिल्कुल, और करना भी नहीं चाहते हैं। आई डोंट नो व्हाई। बट मैं बहुत क्लियर था कि मेरे को पढ़ के कोर्सेज करने हैं। तो मैंने इंडिया की बेस्ट एकेडमी जो थी वो सर्च करी, और एक नाम आया, मैंने उससे कोर्सेज किए अपने। मैंने उसी एकेडमी से अपने सारे कोर्स किए हैं, न्यूट्रिशन के, स्पेशल पॉपुलेशन, CPT। उसके बाद उसके बाद भी मैंने काफ़ी कोर्सेज किए, जैसे PEDs बेस्ड एनाबॉलिक्स के कोर्सेज हैं। 2 कोर्सेज मैंने किए हैं, एक एक इंडिया की एकेडमी है उससे किया, एक इंटरनेशनल एकेडमी है उससे किया, J3U। एक जॉन जुविट करके इंटरनेशनल एथलीट हैं, वो एकेडमी रन करते हैं, आप गूगल कर सकते हो उनको। और उसके अलावा छोटा सा सप्लीमेंट्स का एक कोर्स था जो मैंने लॉकडाउन में किया था। और आज भी पढ़ते रहते हैं, आर्टिकल्स, बुक्स, चलती रहती है लगातार पढ़ाई, क्योंकि आप लोगों को पढ़ाना है, तो इसलिए चीज़ों को सिंप्लीफाई करके बताने के लिए आज भी पढ़ना पड़ता है। तो अगर मैं एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताऊं अपना करियर, तो जब मैं वहां से कोर्स करके वापस आया तो मैंने एज ए ट्रेनर जॉब स्टार्ट करी थी एक जिम में। छोटा सा जिम था वो, 1600 स्क्वायर फीट का, डुगौली एक एरिया पड़ता है जीरकपुर में, वहां पे। और वहां से एज ए ट्रेनर 2 ढाई साल काम किया। उसके बाद वहीं फ्लोर मैनेजर बना, वहीं पर पार्टनरशिप कर ली, और वो मेरा पहला जिम बना। उसके बाद 5 साल मैंने उस जिम में काम किया, एज अ पार्टनर, एज अ फ्लोर मैनेजर, सब कुछ किया मैंने वहाँ पे। और अच्छी सेल जो है उस जिम की बढ़ाई। उसके बाद 2020 के आसपास मैंने पंचकुला 14, जहाँ से मैं आप ये क्लास ले रहा हूँ आज आपकी, यहाँ ये मेरा दूसरा जिम है। उसके बाद तो फिर थर्ड जिम इन सेक्टर 38 चंडीगढ़, फोर्थ जिम एयरपोर्ट रोड, फिफ्थ जिम सेक्टर 8, सिक्स जिम,
MDC 7th अमृतसर। तो 8-9 जिम है अब मेरे। और इसके साथ साथ जो है मैंने 2021 में मैंने और अभिषेक सर ने मिलके एकेडमी प्लान करी थी। और बस उस टाइम तो एक ये सोच थी कि अपने ट्रेनर्स को पढ़ाना है और उनकी स्किल को लेवल अप करना है, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी था अ, पढ़ाना। क्योंकि वो लोग बहुत लैकिंग थे बहुत बेसिक चीज़ों में। तो उस सोच से शुरू किया था, और बहुत इकोनॉमिकली ट्रेनर्स को हम पढ़ाते हैं आज भी। सिर्फ आई थिंक 15,000 फीस है आपके एक कोर्स की फॉर ट्रेनर्स। ठीक है, जो हमारे अपने ट्रेनर्स हैं उनके लिए। क्योंकि उनको पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं पढ़ेंगे तो वो इस करियर में आगे नहीं जा सकते। ठीक है। और क्योंकि वो हमारे एम्प्लॉयड हैं, तो इस करके उनको थोड़ा बहुत कंसेशन दे देते हैं। इसके बाद मैंने एकेडमी के साथ साथ और बहुत सारे कोर्सेज, जैसे मैंने बताया PEDs के, एनाबॉलिक्स, ये सब बहुत सारे कोर्सेज किए। और CPR एक कोर्स होता है जो हमने CPT में भी कराया भी है बच्चों को, जिसमें आपको जब किसी को हार्ट अटैक आता है या कार्डियक अरेस्ट आता है, उस टाइम पे आप उसको कैसे चेस्ट कंप्रेशंस के साथ माउथ टू माउथ ब्रीदिंग जो है वो उसको रिवाइव करने की कोशिश कर सकते हैं हम। तो ओवर द इयर्स मैंने 200-250 जो ट्रेनर्स हैं प्रो अल्टीमेट के, अब तो ज़्यादा हो गए हैं, उनको मेंटर करता हूँ, आज भी करता हूँ। और मैंने बहुत सारे गेस्ट लेक्चर्स दिए हैं ट्राई सिटी के टॉप कॉलेजेस, जैसे देव समाज, अगर किसी को पता है, चंडीगढ़ में है। 10 साल यहाँ पे लिखा हुआ है अब मेरे को, लेकिन इससे भी कहीं ज़्यादा चलो 10 years प्लस लिखा है, तो है 12-13 साल का एक्सपीरियंस फिटनेस इंडस्ट्री का। और ओवर द इयर्स मैंने कुछ 500 क्लाइंट्स को ट्रेन किया, अब इससे भी ज़्यादा ये नंबर है। लेकिन अब मेरा ट्रेनिंग स्टाइल जो है वो डिफरेंट है। वो अ, ऐसे वन ऑन वन कोचिंग नहीं है, वो अब मोर ऑफ कंसल्टेशन काउंसलिंग के रूप में है। कि अगर किसी ने मेरे से कुछ साइकिल लिखवाना है, मेरे से किसी ने ट्रेनिंग लेनी है, डाइट चार्ट लिखवाना है, तो इट्स नॉट लाइक कि मैं उसको जाके ट्रेनिंग दूंगा। बट वो सिर्फ मेरे से मिनिमम 3 महीने से मेरे प्लान शुरू होते हैं, अब 30,000। तो वो मेरे से वो चीज़ें लिखवा सकता है। साथ साथ कंसल्टेशन हर 15 दिन बाद, चेक इन, वो सब कुछ चलता रहता है। सो ये मैंने इन शॉर्ट आपको अपना एक्सपीरियंस बताया। बताने के लिए तो चाहे 1 घंटा भी कम है, जो जितना लंबा मेरा करियर है। और मेरे साथ जो सबसे बड़ा एडवांटेज है आप लोगों को, वो ये है कि मेरे को सिर्फ न्यूट्रिशन का ही नहीं पता, मेरे को इस इंडस्ट्री का इन एंड आउट पता है। क्योंकि मैं प्रोफेशनली 10 साल से भी ज़्यादा इस इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ हूँ, और मेरे 8 जिम हैं। तो अगर किसी का कोई आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन भी है इस इंडस्ट्री को लेके, कि ग्रो कैसे किया जाए, अपने जिम मल्टीपल जिम्स कैसे प्लान किए जाएं, ऑब्वियसली उसका कोर्स हमारे पास अलग है, जिम मैनेजमेंट। बट स्टिल अगर इन शॉर्ट में अगर किसी का कोई बीच में कोई क्वेश्चन है, तो मेरे से वो भी डिस्कस कर सकते हैं हम उस चीज़ पे। और मेरे लेक्चर्स भी जो होते हैं वो बिल्कुल ऐसे नहीं होते कि कोर मैं आपको बस न्यूट्रिशन 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 पढ़ाऊंगा। आई विल गिव यू वेरियस एग्जांपल्स, वेरियस लाइव एग्जांपल्स, जो डेली बेसिस पे ट्रेनर्स फेस करते हैं ऑन फ्लोर, वाइल मेकिंग डाइट चार्ट्स, वाइल गिविंग ट्रेनिंग, उसके अलावा बहुत कुछ। सो माय लेक्चर्स आर नॉट कंसाइज टू द स्लाइड्स जो आपके सामने खुल रही हैं। वो सिर्फ मेरे लिए है, या कह लो आपके लिए एक रेफरेंस की तरह है। अब मेरे लिए ऐसे है कि मेरा एक लेक्चर का फ्लो बना रहे, और आपके लिए है कि आपके पास एक कंटेंट हो। लेकिन स्टिल मैं हमेशा कहता हूँ कि आप सुना जरूर करो लेक्चर्स को, क्योंकि मैंने अगर उस लेक्चर उस स्लाइड के अंदर अगर कोई चीज 10% लिखी है, तो मैंने आपको 20% बताई होती है, वो जो मैंने वर्बली बताई होती है। ठीक है, तो अगर आप जब भी रिपीट करते हो अपने लेक्चर को, तो साथ में स्लाइड भी ओपन करो और साथ में मेरे को सुनो भी। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए सीरियसली पढ़ो। और एक और चीज़ जो न्यूट्रिशन में मैंने देखी है कि बहुत देर इज अ नंबर है। इस बार तो हमारे पास वैसे काफ़ी अच्छा नंबर है, 30 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास न्यूट्रिशन के बैच में। बट अर्लियर ये नंबर इतना नहीं था। और एक टेंडेंसी है बच्चों की कि हमने CPT करना है, मतलब हमें फ़ोन CPT के लिए ज़्यादा आता है। हमें हमेशा उन्हें समझाना पड़ता है कि आपको न्यूट्रिशन क्यों करना है।
क्योंकि आज भी वही सोच है कि सीपीटी ट्रेनर सीपीटी करते हैं, ट्रेनर्स पर्सनल ट्रेनर का कोर्स करते हैं। ऐसा नहीं है। ट्रेनर्स सिर्फ सीपीटी नहीं करते। अगर आप सिर्फ सीपीटी कर रहे हो, आप हाफ 50% ट्रेनर हो। ठीक है। अगर आपने न्यूट्रिशन नहीं पढ़ा तो आप किसी को रिजल्ट्स कैसे दे दोगे? बिना डाइट चार्ट लिखे, बिना उसकी कैलोरीज निकाले, बिना उसको ये बताए कि आपने इतना प्रोटीन खाना, इतना फैट खाना, इतने कार्ब्स खाने, आप उसको रिजल्ट्स कैसे दे दोगे? आप दे ही नहीं सकते। लेकिन फिर भी ट्रेनर्स को ऐसा लगता है कि सीपीटी इज इनफ, कि सीपीटी काफी है। अगर एक्सरसाइजेज, मैं आपको बता रहा हूँ, रियलिटी इज एक्सरसाइज इज द इजी पार्ट। एक्सरसाइज तो हर कोई कर रहा है। एक्सरसाइज तो अब कितने लोग पीटी लेते हैं जिम में? अगर जिम का 15 लाख का बिजनेस है, उसमें से 10-12 लाख का बिजनेस जनरल ट्रेनिंग से आ रहा होता है, तो सिर्फ 3 लाख का बिजनेस पीटी से आ रहा है। तो बहुत छोटा नंबर होता है जिम में जो पीटी लेता है। आधे से ज्यादा लोग तो खुद एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो आप ये सोचो ना, क्या चीज डिफिकल्ट है? डिफिकल्ट एक्सरसाइज नहीं है करना। अगर मैंने अपने प्रैक्टिकल्स में बच्चों को कोई नवी एक्सरसाइज, न्यू एक्सरसाइज नहीं बताई। अगर बेंच प्रेस वो जैसे वो लगाते थे, मैंने सिर्फ उनकी एक्सिक्यूशन बेटर करी है। मैंने उन्हें कोई नई एक्सरसाइज की लिस्ट नहीं दे दी चेस्ट की। मैंने उनकी सिर्फ हर एक्सरसाइज जो वो करते हैं, बल्कि उन्हीं से पूछ पूछ के कि आप बताओ कि आप कौन सी एक्सरसाइज करते हो, उन्हीं की एक्सरसाइज को मैंने इम्प्रूव किया। जो मुझे बताना था वो तो मैंने बताया ही, बट जो वो फेस करते हैं या जो वो प्लान्स फॉलो करते हैं, वो एक्सरसाइज करते हैं, उसको बेटर किया। मैंने कोई न्यू एक्सरसाइज नहीं बताई। तो इसलिए एक्सरसाइज तो सबको आती है करनी। प्रॉब्लम जो सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, दैट इज न्यूट्रिशन, जो हम नहीं करते। एंड आई एम ग्लैड कि आप लोग उसको थोड़ा सीरियसली ले रहे हो। और मैं आपको इस चीज को लिख के दे सकता हूँ कि अगर आपको न्यूट्रिशन की नॉलेज बहुत अच्छी है ना, मतलब न्यूट्रिशन से मेरा मतलब है कि आप डाइट चार्ट्स बहुत अच्छे डिजाइन कर सकते हो। मतलब कैलोरीज पे पकड़ आपकी बहुत अच्छी है, मैक्रो न्यूट्रिएंट निकालने आपको बहुत अच्छी आते हैं, मेंटेनेंस कैलोरी, डेफिसिट पे डालना, सरप्लस पे डालना, कैलोरीज को ट्वीक करना टाइमली। अगर आपको ये चीजें बहुत अच्छी तरह आती है ना, आपके क्लाइंट को हो ही नहीं सकता रिजल्ट ना आए। हो ही नहीं सकता रिजल्ट ना आए। और इतने ड्रामेटिक रिजल्ट्स आते हैं ना अगर आपकी न्यूट्रिशन पे पकड़ अच्छी है। क्योंकि देखो, वर्कआउट आप जितना मर्जी अच्छा लगा लो, जितना मर्जी अच्छा आप एक्सरसाइज की एक्सिक्यूशन कर लो, जो मर्जी कर लो, अगर आपकी डाइट बेकार है, अगर आपको नहीं पता कि क्या खाना है, तो आपको रिजल्ट आने ही नहीं वाले। ऑन द अदर हैंड, अगर चलो आप इतना एक्सरसाइज एक्सिक्यूशन की साइंस में नहीं घुसे कभी, लेकिन आपको बेसिक एक्सरसाइज है चेस्ट की, बेसिक 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 सब पता है, आपकी फॉर्म्स 80% भी ठीक है, लेकिन आपका न्यूट्रिशन बहुत ऑन पॉइंट है, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ जाएंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ जाएंगे। इतना फर्क है। लेकिन स्टिल अभी भी जो ग्राफ है वो सीपीटी का ज्यादा होता है, सीएसएन का कम होता है। इसीलिए हम बार बार समझाते हैं कि न्यूट्रिशन बहुत जरूरी है सीखना। आपके पास बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे भी आ सकते हैं जो जिम आ ही नहीं सकते। क्या करोगे फिर? मना कर दोगे उनको कि हमें नहीं, हम तो आपको करा ही नहीं सकते क्योंकि आप जिम नहीं आ सकते? पकड़ोगे ही नहीं ऐसा क्लाइंट। जितने आपके ऑनलाइन क्लाइंट्स होते हैं, अगर आपको ऑनलाइन बिजनेस अपना करना है थोड़ा बहुत, जो सारे ही करते हैं आजकल, तो आप कैसे ऑनलाइन क्लाइंट पकड़ लोगे अगर आपको डाइट चार्ट नहीं बनाना आता? ऑनलाइन वाले क्लाइंट को तो चाहिए ही डाइट चार्ट होता है, उसको तो ट्रेनिंग से मतलब ही नहीं होता इतना। जो ऑनलाइन कंसल्टेशन है वो होती ही इसलिए है क्योंकि आपको डाइट चार्ट देना है। वर्कआउट तो जरूरत ही नहीं है देने की। ठीक है। तो इसलिए न्यूट्रिशन को बहुत सीरियसली लो, और ये बहुत वाइड है। ये ऐसे छोटा सा नहीं है कि आप एक कोर्स में सीख जाओगे। क्या इसको जितना मर्जी डिटेल में कि इसको पढ़ना शुरू करो, पढ़ते जाओ चाहे उसके बारे में। जैसे मान लो हमारे 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट आते हैं, प्रोटीन फैट कार्ब्स। तो प्रोटीन फैट कार्ब्स में अगर आप प्रोटीन को पकड़ लो, उसके बारे में आप चाहे जितना मर्जी पढ़ते रहो, जितना मर्जी पढ़ते रहो कि क्या सोर्सेज हैं, नॉन वेज सोर्सेज, वेजिटेरियन सोर्सेज, अच्छे वेज सोर्सेज जिसमें कार्ब्स कम हो, प्रोटीन का अमाउंट ज्यादा हो, कैलोरी कंट्रोल कर पाए, जितना मर्जी आप उस चीज को डिटेल में पढ़ सकते हो। प्रोटीन को, प्रोटीन बॉडी के अंदर क्या रोल्स प्ले करता है, प्रोटीन, प्रोटीन की बायोअवेलेबिलिटी क्या होती है, हम आपको सब पढ़ा देंगे अपनी तरफ से। बट स्टिल एक वन कोर्स इज नॉट इनफ सब कुछ सीखने के लिए, क्योंकि हर कोर्स का एक स्कोप ऑफ स्टडी होता है। ठीक है। सो हम उतना ही पढ़ा सकते हैं जितना इस कोर्स का स्कोप ऑफ स्टडी है।
जो इससे नेक्स्ट अगर आप कभी कोई न्यूट्रिशन का कोर्स करते हो तो उसमें आपको हो सकता है इससे ज़्यादा डिटेल में बताया जाए। बट स्टिल मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं आपको जितना मुझे पता है मैं सारा बता दूँ, जितना मुझे पता है जो मेरे उस टाइम दिमाग में आ रहा है। मैं ऐसे कुछ अपने तक रखता नहीं हूँ कि नहीं मेरे को नहीं बताना, या मेरे को ये एडवांस चीज़ है तो मुझे नहीं बतानी। नहीं बताने का मतलब कई बार ये जरूर हो जाता है कि बच्चों को समझ ही नहीं आएगा कि अगर मैं ये चीज़ बताऊंगा, तो इसलिए कई बार नहीं बताया जाता। चलो ज़्यादा टाइम नहीं लेते। हाउ आई एक्सपेक्ट यू टू स्टडीज, आपको नोट्स बनाने बहुत जरूरी हैं। जब आप मेरे को सुन रहे हो अपने क्वेश्चन साथ साथ लिखो कहीं, और एट द एंड ऑफ द लेक्चर आप उन्हें पूछ सकते हो, या फिर हमारे पास यहाँ एक चैट बॉक्स है, यहाँ आप अपने क्वेश्चंस डाल सकते हो। साथ साथ एंड में मैं उसको आपको उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, या साथ साथ अगर मुझे लगता है वो साथ साथ हो सकता है तो साथ साथ। ठीक हेलो है। सर। हाँ जी। हेलो। आफ्टरनून सर। हाँ जी आपको। सर मैं कमल बात कर रहा हूँ अम्बाला से, अम्बाला कैंट से। हाँ जी। सर मेरे एक आउट ऑफ द बॉक्स कुछ क्वेश्चन है, तो मैं कुछ पूछ लूँ क्या? सर अभी मैंने एंड में पूछना ना, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि बीच में नहीं पूछ सकते, एंड में लेंगे। ठीक है। और आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस जितने बाद में पूछो उतना ज्यादा बेटर है, क्योंकि मेरे भी लेक्चर का फ्लो टूटता है फिर। ठीक है। ओके सर। ठीक ठीक है। है। थैंक यू सर। और अगर बिल्कुल ही ऐसा क्वेश्चन है कि स्टेरॉइड से रिलेटेड है, वो तो रहने दो। ठीक है। और या नहीं नहीं फिर सर, वो नहीं है सर, मेरा तो सर जिम से रिलेटेड है सर, कुछ ना मैं सर जिम वो फिर आप मैनेजमेंट। देखो बाद में भी मेरे से पर्सनली भी डिस्कस कर सकते हो, क्योंकि फिर बाकी बच्चों का कई बार इतना उनका थोड़ा टाइम वेस्ट होता है। ठीक है। तो आप मेरे से वो पर्सनली भी पूछ सकते हो, मेरा नंबर ग्रुप में है, आप वहां पर ओके भी हम बात कर सकते हैं। ठीक है। तो रूल्स ऑफ लाइव लेक्चर हैं, अपने आप को म्यूट रखो, वो बहुत जरूरी है। अपना कैमरा ऑन रख सकते हो, आई हैव नो प्रॉब्लम, बट मैंने रूल आपको बता दिया कि आपको हिलना नहीं है ज्यादा। फिर जैसे मैं बैठा हूँ आपके लिए, आपको ऐसे बैठना पड़ेगा। उसके बाद अब डिस्कस करते हैं क्विकली, मुद्दे की बात पे आते हैं कि हम पढ़ेंगे क्या क्या। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन, कि न्यूट्रिशन होता क्या है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को लगता हो हमें पता है न्यूट्रिशन क्या होता है, लेकिन हाँ बेसिक हो सकता है पता हो कि हाँ न्यूट्रिशन ये चीज होती है, लेकिन थोड़ा सा डिटेल्ड अकॉर्डिंग टू साइंस, अकॉर्डिंग टू स्टडीज, और एक फॉर्मल डेफिनेशन जो है हम वो सीखेंगे। फिर हम देखेंगे कि एक न्यूट्रिशनिस्ट का काम क्या होता है, कि एक न्यूट्रिशनिस्ट का स्कोप ऑफ नॉलेज, या वो कैसे क्लाइंट्स को पकड़ सकता है, किसको नहीं हमने छेड़ना क्लाइंट को, वो हम देखेंगे। फिर दो चीजें होती हैं, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, यहाँ जैसे हमारे कोर्स का थोड़ा सा नाम चेंज हुआ वो चीज है, या क्लिनिकल न्यूट्रिशन। ठीक है। या फिर इसको हम एज इट इज भी पढ़ सकते हैं कि दो चीजें हैं, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन एंड क्लिनिकल न्यूट्रिशन। तो स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन और क्लिनिकल न्यूट्रिशन में फर्क क्या है, बहुत डिफरेंस होता है। ठीक है। हमें लगता है शायद ये दोनों सिमिलर चीजें हैं और हम दोनों क्लाइंट्स को हैंडल कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। जो हमारा सिलेबस रिवॉल्व करेगा, वो रिवॉल्व करेगा जब हमने बस किसी की भी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करना है, ऐसे इस तरफ हमारा जो सिलेबस रिवॉल्व करेगा। ठीक है। हम ऐसे क्लाइंट्स के लिए डाइट चार्ट डिजाइन करना आपको नहीं सिखा रहे, कि आप डायबिटीज का डाइट चार्ट कैसे डिजाइन करोगे, पीसीओडी पीसीओएस का कैसे करोगे। ये वाला दैट कम्स अंडर क्लिनिकल न्यूट्रिशन, वो एक अलग कोर्स होता है। ठीक है। लेकिन अगर आप न्यूट्रिशन को अच्छी तरह सीख जाओ, ठीक है, तो आप क्लिनिकल वाला डाइट चार्ट भी बना सकते हो। कोई बहुत बड़ी उसमें चेंजेस या उसके लिए कोई बहुत अलग स्टडी करने की जरूरत नहीं होती। जो हम एक बेसिक अच्छा डाइट चार्ट बनाते हैं किसी का फैट लॉस का, ठीक है, वैसा सही ऑलमोस्ट डाइट चार्ट होता है अगर आपने किसी डायबिटीज वाले का बनाना है। 80-90% सेम होता है। ठीक है। तो कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट हाँ आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए, एटलीस्ट न्यूट्रिशन पार्ट पे। ठीक है। आपको कैलोरीज का वो सब आप सीख जाओगे तो आप इजीली बना सकते हो। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आपको आएगा ही नहीं या हम सिखाएंगे ही नहीं, नहीं। अगर आप इस कोर्स को अच्छी तरह सीख जाओगे तो आप 101% कॉन्फिडेंट इनफ यू विल बी कि आप इजीली बना पाओगे, चाहे डायबिटीज है, चाहे थायराइड है, चाहे पीसीओडी पीसीओडी पीसीओएस है। देखो ऐसा होता है कि हर बार तो कोर्स करना पॉसिबल नहीं है ना, छोटी छोटी चीज के लिए। इस जो ये कोर्स है ये आपका बेसिक टू इंटरमीडिएट कोर्स है। ठीक है। तो इससे आपका बेस स्ट्रांग हो जाएगा। तो उससे क्या हेल्प होगी आपको कि आप उसके ऊपर फर्दर सेल्फ स्टडी इजीली कर सकते हो। आपको पता है नेट पे क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है, मुझे क्या चीज चाहिए। आज भी हमें कई बार अगर किसी क्लिनिकल वाले का डाइट चार्ट बनाना पड़ता है तो हमें रेफरेंस लेना पड़ता है ऑनलाइन, कि अगर इस बंदे को यार ये चीज लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। उसमें कोई हर्ज नहीं है, उसमें कोई, देखो देखना सिर्फ आपको एक बार पड़ेगा, उसके बाद तो आपको पता लग ही गया ना कि हाँ मेरे को पता है कि अगर मैं किसी थायराइड वाले का डाइट चार्ट बना रहा हूँ तो उसको मैं ये वाली फूड नहीं लिख सकता या ये वाली सब्जी नहीं लिख सकता, ऐसा कुछ। ठीक है। तो ऑनलाइन रेफरेंस लेना गलत नहीं होता। ठीक है। हाँ
डायरेक्ट चैट जीपीटी पे ये लिखना कि मुझे 2000 कैलोरी का नॉन वेज इंडियन स्टाइल डाइट चार्ट चाहिए, दैट इज रॉन्ग। वो तो फिर टोटल चीटिंग है। आप सिर्फ एक हेल्प ले रहे हो कि मेरे को, क्योंकि आप एक डाइट चार्ट डिजाइन कर रहे हो खुद से और वेजिटेरियन डाइट चार्ट है, आपने कंट्रोल करके कैलोरीज देनी है 1200 से 1500। वहां आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा कि यार मैं वेजिटेरियन में ऐसी, मुझे थोड़े और ऑप्शंस चाहिए इस क्लाइंट को देने के लिए, ताकि मैं थोड़े इसको और वैरायटी ऑफ फूड दे पाऊँ जिसमें प्रोटीन भी हो और कैलोरीज ज्यादा ना हो या कार्ब ज्यादा ना हो या फैट ज्यादा ना हो। क्योंकि वेजिटेरियन में ना ऑप्शंस बहुत कम रह जाते हैं। नाउ दिस इज दैट यू आर जस्ट टेकिंग द हेल्प, कि आप सिर्फ डाइट चार्ट को और ज्यादा बेटर करने के लिए चैट जीपीटी की या गूगल की हेल्प ले रहे हो। मैंने कल एक स्टडी पढ़ी है, उस स्टडी में क्या स्टडी किया गया है कि क्या आने वाले टाइम में जो चैट जीपीटी वगैरह हैं, ये ट्रेनर्स को या न्यूट्रिशनिस्ट को टोटल खत्म कर सकते हैं। ठीक है, लग रहा है ना? क्योंकि आप लिख के देखना चैट जीपीटी पे कि मेक अ इंडियन स्टाइल डाइट वेज डाइट चार्ट 1500 कैलोरीज, विद इन सेकेंड्स वो मील वाइज और मैक्रो वाइज आपको डाइट चार्ट की 5 मील्स बना के दे देगा। लेकिन उसमें एक गलती है, वो गलत है। डाइट चार्ट्स जो आते हैं उसकी मैक्रो कैलकुलेशन रॉन्ग है। मैंने करके देखा है वो चैट जीपीटी पे, वो जो मैक्रोस दिखाता है गलत दिखाता है। ठीक है, चलो इसको भी छोड़ दो, मान लो वो सही है, तो क्या हमें डर लगता है ना कि यार कल को फिर क्लाइंट हमसे तो डाइट चार्ट पूछेगा ही नहीं। अब उस स्टडी में क्या देखा गया है कि जहां पर टेक्नोलॉजी प्लस ह्यूमन इंटरवेंशन, मतलब जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि आप एज ए ट्रेनर आपने एक डाइट चार्ट डिजाइन करना था, तो आपने टेक्नोलॉजी की हेल्प ली और एक डाइट चार्ट डिजाइन किया। ठीक है, ये हो गया टेक्नोलॉजी प्लस ह्यूमन इंटरवेंशन। एक साइड पे उन्होंने रखा सिर्फ टेक्नोलॉजी, कि सिर्फ कुछ ऐसे क्लाइंट्स जो सिर्फ टेक्नोलॉजी के दम पे अपना डाइट चार्ट जो है वो देखेंगे, कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है, कोई इनको ट्रेन नहीं करेगा, कोई इनको गाइड नहीं करेगा, और वो अलग चलेंगे। बहुत डिफरेंस था दोनों के रिजल्ट्स में। जहां पर ह्यूमन इंटरवेंशन साथ में थी वहां ड्रास्टिकली ज्यादा रिजल्ट थे रिलेटेड टू फैट लॉस, और जहां ह्यूमन इंटरवेंशन बिल्कुल नहीं थी, कोई कोच नहीं था, कोई गाइड करने के लिए नहीं था, बस टेक्नोलॉजी थी कि हाँ चैट जीपीटी पे देख लो, गूगल कर लो, कुछ भी कर लो, वहां रिजल्ट्स बहुत कम थे। तो ये जो ह्यूमन टच हमारी इंडस्ट्री में है ये कभी खत्म नहीं हो सकता। इसलिए हमारी इंडस्ट्री बहुत फुल प्रूफ है ये टेक्नोलॉजी वाले चैट जीपीटी वगैरह से। लेकिन हमें जरूर सीखना है इस टेक्नोलॉजी को, ताकि आने वाले टाइम में हम इस टेक्नोलॉजी को यूज करके बेटर डाइट चार्ट्स और अपने क्लाइंट्स, ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट्स को कैटर कर पाए। जो आज के टाइम में काफी नॉलेजेबल प्रेप कोचेज हैं, मतलब जो काफी स्टडी करते हैं, काफी पढ़ते हैं, वो लोग चैट जीपीटी को अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए इंटेंसिवली यूज कर रहे हैं। इंटेंसिवली यूज कर रहे हैं हर चीज को ऑटोमेट करने के लिए, क्लाइंट्स के चेक इन्स को, क्लाइंट्स के फीडबैक्स को, हर चीज को। ठीक है, वो लोग यूज कर रहे हैं टेक्नोलॉजी को अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। तो अगर आप वो कर सकते हो तो वो तो ज्यादा बेटर है। बट चलो, अगर उस लेवल पे अब हर किसी का दिमाग नहीं होता, इवन मेरा भी नहीं है इतना उस साइड को दिमाग। ठीक है, लेकिन हम इतना कर सकते हैं कि थोड़ी बहुत जब हम डाइट चार्ट्स डिजाइन करते हैं उनको और बेटर करने के लिए हम कहीं कहीं हेल्प ले सकते हैं, और ह्यूमन इंटरवेंशन से हमेशा ज्यादा रिजल्ट्स आएंगे। ठीक है, और वो टच हमेशा रहेगा। देखो, गूगल तो आज का नहीं है ना, गूगल तो पता नहीं कब आ गया था। मुझे तो एग्जैक्ट याद भी नहीं है कि 20 साल पहले आया था, 25 पहले आया था, 20 साल पहले तो पक्का आ गया होगा। ठीक है, तो क्या लोग पतले हो गए क्या उसके बाद सारे? सबके पास गूगल है, हर कोई देख सकता है कि एक फैट लॉस डाइट चार्ट कैसा डिजाइन होता है। इवन जो चैट जीपीटी भी है वो क्या करता है, वो एक लर्निंग मैकेनिज्म है। ठीक है, वो मशीन लर्निंग जिसको हम बोलते हैं, वो अपने आप को रिफाइन कर रहा है अभी। तो वो चीजें उठाता कहाँ से है, वो एक्चुअली में नेट से ही डेटा उठा रहा है, बट वो कंपाइल करके उठा रहा है बहुत ज्यादा। ठीक है, वो अब जब आप नॉर्मल गूगल करते हो कोई भी चीज तो बहुत सारी वेबसाइट्स खुल जाती हैं, लेकिन जब आप चैट जीपीटी पे करोगे तो प्रिसाइज वो उतना ही चीज दिखाएगा जो आपने पूछी है। ठीक है, वो ज्यादा थोड़ा सा कह लो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको हम बोल रहे हैं, एआई, एआई बेस्ड है वो चीज। तो इसलिए ह्यूमन इंटरवेंशन तो हमेशा रहने वाली है, और तभी लोगों को रिजल्ट आते हैं। अभी लोग मोटे ही हो रहे हैं, पतले नहीं हो रहे। ठीक है, जो इंडिया का ओबेसिटी रेट है वो हाई, बढ़ ही रहा है, वो कोई कम नहीं हो रहा। ठीक है, डायबिटीज इंडिया में बढ़ ही रही है, कैपिटल ऑफ इंडिया बोलते हैं लोग डायबिटीज को। तो चैट जीपीटी आ जाए, कुछ भी आ जाए, हमारी इंडस्ट्री काफी फुल प्रूफ है, काफी फुल प्रूफ।
या तो हमने कभी भी उस साइड को दिमाग ही नहीं लगाना, हमेशा हमने अपनी पढ़ाई, नॉलेज, पढ़ाई, इस चीज़ पे फोकस करना। सो मेटाबॉलिज्म एंड ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ेंगे इसके बाद। मतलब मेटाबॉलिज्म मतलब आपकी बॉडी फूड को एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करती है, और इसमें जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है, मतलब जो ह्यूमन सिस्टम है पूरा, वो कैसे साथ देता है। फिर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, कैलोरीज इन कैलोरीज आउट। जिसको ये चीज समझ में आ गई ना, कैलोरीज इन कैलोरीज आउट, वो हर तरह का डाइट चार्ट डिजाइन कर सकता है। जिसको सरप्लस और डेफिसिट समझ में आ गया, और कैसे वो डेफिसिट क्रिएट करा जाता है, या कैसे वो सरप्लस क्रिएट किया जाता है, तो वो 100 किसी भी तरह का डाइट चार्ट बना सकता है, और कैसे भी रिजल्ट दे सकता है क्लाइंट को विद गारंटी, विद गारंटी। ठीक है। उसके बाद हमारा एक लेक्चर आएगा, क्लाइंट असेसमेंट एंड गोल सेटिंग। मतलब अपने क्लाइंट्स को असेस कैसे करते हैं। जब हमारे पास कोई क्लाइंट आता है, तो हम उसको देखते कैसे हैं कि हमें इसे कहाँ से शुरू कराना है। फैट लॉस करवाएं, मसल गेन करवाएं, बॉडी कॉम्पोजिशन पे काम, बॉडी रिकॉम्पोजिशन करें। फिर नेक्स्ट पार्ट होता है उसी लेक्चर का, वहां से हमारी गोल सेटिंग कैसे हुई, मतलब फैट लॉस कैसे शुरू कर सकते हैं, मसल गेन कैसे शुरू कर सकते हैं। उसके बाद एवरग्रीन लेक्चर, इंट्रोडक्शन टू मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, जिसमें हम प्रोटीन, फैट, कार्ब्स पढ़ते हैं। मतलब उस उनके बारे में पढ़ेंगे, उनके फंक्शंस पढ़ेंगे, उनके सोर्सेज पढ़ेंगे, वेजिटेरियन सोर्सेज, नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज, वेजिटेरियन सोर्सेज क्यों इतने अच्छे नहीं माने जाते, नॉन वेज सोर्सेज क्यों अच्छे माने जाते हैं, प्रोटीन कंबाइनिंग किसे कब बोला जाता है। सेम फॉर फैट्स। ठीक है। सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सारे जो भी होते हैं फैट्स के बारे में पढ़ेंगे। और इंट्रोडक्शन टू कार्ब्स, सो सिंपल, कॉम्प्लेक्स, ये सब कार्ब्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद इंट्रोडक्शन टू माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जिसमें हम वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल विटामिन एंड मिनरल्स पढ़ते हैं। जिसमें हम फैट सॉल्युबल विटामिन ए, डी, ई, के, और वाटर सॉल्युबल विटामिन, जिसमें हमारे बी विटामिन सारे आ जाते हैं, या विटामिन सी वगैरह। तो ये सारे हम जो है वो पढ़ेंगे। और इसके अलावा मिनरल्स, तो मिनरल्स होते हैं जैसे कैल्शियम, जिंक, मैग्नीशियम, ऐसे, आयरन। तो ये सारे जो हमारे मिनरल्स हैं, इनका बॉडी के अंदर क्या काम है, इनकी इनका क्या रोल है, अगर बॉडी में इन चीज की कमी हो जाए तो क्या क्या सिम्टम आ सकते हैं हमें, और इसकी डोज क्या रहती है फॉर मैन एंड फॉर वुमेन। तो इस तरह से ये लेक्चर चलेगा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का। उसके बाद एक लेक्चर आएगा हॉर्मोन्स और हाइड्रेशन पे। ठीक है। मतलब हॉर्मोन्स, उसमें हम बेसिक हॉर्मोन्स पढ़ाते हैं, और ये लेक्चर हमने दोनों में इंट्रोड्यूस किया है। ये सीपीटी में भी है, सीएसएन में भी है। तो सीपीटी वाला तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ये लेक्चर। तो हॉर्मोन्स, बेसिक हॉर्मोन्स जो हमारे हैं, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, बाकी बहुत सारे होते हैं, या वो सारे हम पढ़ेंगे। और हाइड्रेशन मतलब वाटर, उससे रिलेटेड एक पार्ट आएगा, कि वाटर की क्या इंपॉर्टेंस है, डिहाइड्रेशन के क्या नुकसान हैं, कैसे आप बॉडी को हाइड्रेट रखते हो, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस कौन से होते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस कौन से होते हैं। ठीक है, वो सारा उसमें आता है। एंड एनर्जी सिस्टम्स, एनारोबिक एंड एरोबिक। मतलब एनारोबिक मतलब जब आपकी बॉडी इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एनर्जी बनाती है, इन और एरोबिक मतलब इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो है, जब एनर्जी बना। अब कुछ एक्टिविटीज हैं, जैसे अगर आप, जब आप जिम करते हो, जब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो, तो मोस्टली वो एक एनारोबिक एक्टिविटी है। तो उस टाइम जब बॉडी एनर्जी बना रही है, वो इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन बना रही है। और जब हम कोई कार्डियो वाली एक्टिविटी करते हैं, मतलब आप आधे घंटे तक रनिंग कर रहे हो, जॉगिंग कर रहे हो, साइकिलिंग कर रहे हो, तो वो एक एरोबिक एक्टिविटी है। उसमें बॉडी को ऑक्सीजन यूज करती है टू प्रोड्यूस एनर्जी, टू मेक एनर्जी। उसके बाद हमारा एक काफी डिटेल्ड लेक्चर आता है सप्लीमेंट्स पे, जिसपे हम प्रोटीन, क्रेटीन, बीसीए, ईए, ग्लूटामिन, एल कार्निटीन, मतलब जितने आप सप्लीमेंट सोच सकते हो, वो सारे सप्लीमेंट्स उसमें आते हैं। ठीक है। और हम उनको डिस्कस करते हैं कि कौन से लेने चाहिए, कौन से नहीं लेने चाहिए, किसको किस डोज में लेना है। प्री वर्कआउट्स के इंग्रेडिएंट्स को स्टडी करेंगे, एल आर्जिनिन, सिट्रुलिन मैलेट, एल टायरोसाइन, नाइसिन। ये जो जितने भी हमारे प्री वर्कआउट के इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उनको हम स्टडी करते हैं। और एंड में हम आपको बता देते हैं फिर, चलो, कि आप एक सप्लीमेंट स्टैक आपका कहाँ से शुरू होता है, या क्या क्या ऐसा है जो आपको रखना चाहिए, ठीक है, हमेशा अपनी डाइट में, और क्या फजूल के सप्लीमेंट्स हैं, ओवररेटेड सप्लीमेंट्स इनको हम बोलते हैं। उसके बाद आपका सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर आएगा, न्यूट्रिशन प्लानिंग। ठीक है। इसमें हम बेसिकली, इस लेक्चर में हम सीखते हैं कि हम डाइट चार्ट्स डिजाइन कैसे करते हैं। ठीक है। अब डिजाइन करने के लिए कुछ स्टेप्स होंगे। जैसे सबसे पहले हम सीखते हैं बीएमआर निकालना, बेसिक मेटाबॉलिक रेट या बेसल मेटाबॉलिक रेट। उसके बाद हम सीखते हैं मेंटेनेंस कैलोरी निकालना, या जिसको हम टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं, कि एक दिन में हमारी बॉडी कितनी कैलोरीज बर्न कर रही है अकॉर्डिंग टू आवर फिजिकल एक्टिविटी।
और उसके बाद हम निकालते हैं गोल कैलोरीज। तो गोल होता है, अब वो डिपेंड करता है बंदा पतला होना चाहता है कि मोटा होना चाहता है। तो उसके बाद हम उस उन कैलोरीज को, जो मेंटेनेंस कैलोरी आती है, उसको डेफिसिट या सरप्लस में करते हैं, वो हमारी गोल कैलोरीज बनती हैं। गोल कैलोरीज के बाद हम अगला स्टेप करते हैं कि उन कैलोरीज को हम प्रोटीन फैट कार्ब्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है। तो सिर्फ कैलोरीज निकालने से तो कुछ नहीं होगा ना, कि आपने निकाल लिया कि मेरे को 2000 कैलोरी खानी है। भाई उस 2000 कैलोरी में कितनी कैलोरीज प्रोटीन से आनी चाहिए, कितनी कार्ब से, कितनी फैट से, दैट इज द मेन थिंग। तो वो हम निकालना सीखते हैं कि कैसे आप ये डिवीजन करते हो कि इतनी प्रोटीन से आए, इतनी कार्ब से आए, इतनी फैट से आए। और जब आपके पास वो मैक्रोस, इसको हम बोलते हैं मैक्रोस, तो जब आपके पास वो मैक्रोस आ गया कि मैंने इतना प्रोटीन खाना है, इतना फैट खाना है, इतने कार्ब्स खाने हैं, फिर उसके बाद आप उसको मील्स में कैसे डिवाइड करते हो, 3 मील्स, 4 मील्स, 5 मील्स। तो वो डिवीजन का एक थंब रूल हम आपको बता देंगे कि आप इस तरह से इस मैक्रोस को डिवाइड कर सकते हो। ठीक है। और उसके बाद फिर आपकी प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस कैसे है कि हमने आपको मैक्रो कैलकुलेशन तक सिखा दिया कि आपने इतना प्रोटीन खाना, इतने फैट, इतने कार्ब्स, वहां तक आपको आ गया। अब वो प्रोटीन के सोर्सेज क्या होंगे, ठीक है, वो आप थोड़े तो हम बता भी देंगे आपको, बहुत सारे, क्योंकि अब वो ना बहुत ज्यादा इंडिविजुअलिस्टिक है। मतलब अब कोई नॉन वेज खाता होगा, कोई नॉन वेज नहीं खाता होगा, कोई सिर्फ अंडे खाता होगा, कोई ट्यूसडे और फ्राइडे को या सैटरडे को अंडे नहीं खाता होगा। तो ये अब आपकी प्रैक्टिस होती है कि आपने अब डाइट चार्ट्स खुद अपने हाथ से डिजाइन करके देखने हैं कि अगर मेरा दिन में प्रोटीन निकला 100 ग्राम, तो मैं 100 ग्राम कहाँ कहाँ से खा सकता हूँ। तो वो बहुत इजी तरीका होता है उसका एक, कि सबसे पहले अपनी चीजें लिस्ट कर लो कि आप अपने अकॉर्डिंग कहाँ कहाँ से प्रोटीन ले सकते हो, जिसमें वे प्रोटीन हो सकता है, एग्स हो सकते हैं, चिकन हो सकता है, फिश हो सकता है, सोया हो सकता है। ठीक है। आप वो सारे लिख लो कि हाँ, इन सारी चीजों से मैं प्रोटीन ले सकता हूँ। तो बस आपके पास वो फूड्स आ गए जहां से आप प्रोटीन ले सकते हो। उसके बाद मान लो कार्ब्स है, आप कहाँ कहाँ से कार्ब्स खा सकते हो। आप रोटी से खा सकते हो, आलू से खा सकते हो, चावल से खा सकते हो, ब्रेड से खा सकते हो, म्यूसली ले सकते हो, ओट्स ले सकते हो। तो आपने वो लिस्ट कर ली कि मैं इन सारी चीजों से कार्ब्स ले लूंगा। फिर तीसरी चीज आ गई फैट्स। ठीक है, थोड़ा थोड़ा तो इनसे भी फैट मिल जाएगा आपको, बट चलो मेन चीजें भी लिस्ट करनी पड़ती हैं। तो फैट्स हम कहाँ कहाँ से, हेल्दी फैट्स हम कहाँ कहाँ से ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमारा कुकिंग ऑयल। ठीक है। तो जनरली हम आपको बताएंगे कि आपको किस ऑयल में कुकिंग करनी चाहिए या कौन सा ऑयल अच्छा होता है। तो वहां से आपका मेन जो है फैट आ जाता है। उसके बाद हम जैसे जो हमारे आलमंड्स होते हैं, ये सारी चीजें जो होती हैं, कैश्यूज होते हैं, इनको यूज कर सकते हैं, एग योक्स को यूज कर सकते हैं फैट के लिए। तो वहां से हमारे पास फैट हमेशा बहुत कम होता है। मतलब फैट ऐसे होगा जैसे 60 ग्राम, 70 ग्राम दिन का। फैट बहुत ज्यादा हायर साइड पे कभी भी नहीं होता। और इतना फैट हमारा थोड़ा बहुत तो, मतलब प्रोटीन और कार्ब से थोड़ा बहुत पूरा हो जाता है। मतलब बहुत थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं ऑब्वियसली। और मेन हमारा है जो कुकिंग ऑयल से, और जो हम फिर कुछ फैट के सोर्सेज से जो लेते हैं, वहां से भी। जब आप फिश खाते हो तो फिश से फैट भी तो जाएगा ना बॉडी में। ऑयली जो फिश होती है, सैल्मन, मैकरल, ये सब होती है, इनमें ऑयल होता है, इनमें फिश, ऑयली फिशेज हैं ये सारी, इनमें होता है ऑयल। वहां से भी आगे अंदर फैट जा सकता है। और आप कुकिंग ऑयल यूज करते हो, क्रेनल ऑयल यूज कर रहे हो, ऑलिव ऑयल यूज कर रहे हो, वहां से भी आपकी बॉडी में फैट जा रहा है। अगर आप थोड़ा बहुत घी यूज करते हो, वहां से भी फैट जा रहा है। अगर आप एग योक्स खा रहे हो, वहां से भी फैट जा रहा है। तो फैट पूरा हो जाता है इस तरह से। तो ये जब आपको ये पता लग जाता है, तो उसके बाद तो सिर्फ आपको बस ग्रामेजेस डालनी है कि मुझे मील्स जो डिजाइन करनी है आपने, कि अच्छा मेरे को 4 अंडे खाने हैं, और फिर मेरे को उसके साथ रोटी खानी है 2। ठीक है। परांठे खाने हैं, कितने ग्राम आटे के परांठे खाने हैं। ठीक है। तो इस तरह से है, एंड में डिस्कस करेंगे। जब ये लेक्चर आएगा तब डिस्कस करेंगे। और मेरी कोशिश रहेगी सिंप्लीफाई करने की, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो खिचड़ी पक जाएगी। ठीक है। और बच्चे प्रैक्टिस नहीं करते, क्योंकि मैं हर बार का मेरा ये ट्रेंड है, मैं बीएमआर जब पढ़ाऊंगा आपको, अभी दूसरे तीसरे लेक्चर में बीएमआर आ जाएगा, मैं हर बार कहता हूँ कि अपना बीएमआर निकालना, उसके बाद अपनी मेंटेनेंस कैलोरी निकालना और मुझे भेजना। कोई भी नहीं भेजता। ना भेजो मेरे को, मेरी सेहत पे कोई फर्क नहीं है उस चीज का। आपने पैसे दिए हैं, आपने देखना है कि आपने उस चीज की कितनी वैल्यू डालनी है। ठीक है। मेरे पास टीम है जो चेक कर सकती है आपकी उस चीज को। ठीक है। लेकिन अगर आप नहीं भेजोगे, तो आप लोग छोटे बच्चे नहीं हो। ठीक है, कि हम आपको फोन करके बोलेंगे कि आपने भेजा नहीं। मैंने आपको लेक्चर में बता दिया कि भेजो। तो भेजना ना भेजना आपके हाथ में। सीखना इज इन योर हैंड, सिखाना इज इन आवर हैंड। तो अगर आप नहीं सीखोगे तो हमारी गलती नहीं। सीपीटी में 8-9 बच्चे फेल हुए हैं। ठीक है।
तो ये भी मत सोचना कि फेल नहीं होता कोई। अगर नहीं पढ़ोगे तो फेल होगे, और हम फेल करेंगे। 60 वाला पास है, हमने 58 वाले को भी फेल किया। दो बच्चों के 58 थे। तो ये तो बिल्कुल मत सोचना कि बिना पढ़े पास हो जाओगे। पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो फेल होगे, और दोबारा पेपर तब दोगे जब नेक्स्ट बैच का पेपर आएगा, और सर्टिफिकेट भी तभी मिलेगा। ठीक है, इसलिए पहले लेक्चर से ही सीरियस रहो तो ज्यादा बेटर है। उसके बाद है ट्रेंडिंग डाइट्स एंड मिथ्स। तो ट्रेंडिंग डाइट्स एंड मिथ्स इज, जैसे हमारी कीटोजेनिक डाइट्स होती हैं, कार्ब साइकिलिंग होती है, पैलियो डाइट्स होती हैं। तो ऐसी हम डाइट्स आपको पढ़ाएंगे जो ट्रेंड्स में हैं, बट इतनी क्यों वो इतनी ज्यादा लंबे समय तक हम फॉलो नहीं कर सकते वो सब कुछ, और उनके अराउंड मिथ्स जो हैं वो बताएंगे आपको। बड़ा इंटरेस्टिंग लेक्चर होता है ये भी। उसके बाद आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, मतलब जैसे हमारा, जैसे हम डाइट कोक वगैरह पीते हैं, उसके अंदर एस सल्फेम के, एस के है, सुक्रोलोस है। ये सब जो आर्टिफिशियल स्वीटनर 3 4 तरह के आते हैं, स्टीविया है, वो हम पढ़ाएंगे आपको। और मतलब देखो, ये जो सारे टॉपिक्स है ना, ये ऐसा नहीं है कि इन टॉपिक्स पे एक एक लेक्चर है पूरा। 80% पे है, बट कुछ चीजें ऐसी हैं जो दूसरे लेक्चर का ही बीच में पढ़ाते पढ़ाते कहीं पे टॉपिक आ जाएगा वो वाला। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हर हर टॉपिक पे अब हाइड्रेशन पे अलग से 15 स्लाइड्स का लेक्चर है, नहीं। एक्चुअल लेक्चर वो हॉर्मोन्स का है। हाइड्रेशन किसी और लेक्चर का पार्ट है, ये सिर्फ हमने आपका एक करिकुलम डिजाइन किया हुआ है। ठीक है, ऐसी आर्टिफिशियल स्वीटनर्स है, ये एक लेक्चर का पार्ट है, ऐसा नहीं है कि इस पे एक अलग पूरा लेक्चर है, क्योंकि वो बनता ही नहीं है उसपे पूरा अलग लेक्चर। आपको 4 5 तरह के आर्टिफिशियल स्वीटनर बताने हैं, उनका क्या काम है, कब उसको यूज करना है, जो सराउंडिंग उनके मिथ्स हैं वो बताने हैं। ठीक है, इसके बाद एक एंड में जाके लेक्चर आता है काउंसलिंग टेक्निक्स एंड अंडरस्टैंडिंग प्रोफेशनल बाउंड्रीज। ये भी हमारा एक कॉमन लेक्चर है जो हम दोनों सीपीटी सीएसएन में पढ़ाते हैं। ठीक है, बहुत छोटा सा ही लेक्चर होता है, 15 20 मिनट का, लेकिन ये जरूरी होता है फॉर ट्रेनर्स। और इसी का एक पार्ट होता है बिजनेस ऑफ न्यूट्रिशन कोचिंग और इंट्रोडक्शन टू लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स। तो जो हमारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर होते हैं, जैसे बीपी है, थायराइड है, ये सब भी हम पढ़ाते हैं, क्योंकि ये न्यूट्रिशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब आप किसी का डाइट चार्ट डिजाइन करते हो, तो अगर आपको वो कोई ऐसी डिजीज बताता है कि मुझे डायबिटीज है, मुझे थायराइड है, ये चीजें डायरेक्टली लिंक्ड है डाइट से, तो अगर आपको इनकी बेसिक नॉलेज नहीं होगी तो आपको प्रॉब्लम आएगी डाइट चार्ट बनाने में। ठीक है, फिर आप ऐसा क्लाइंट पकड़ नहीं पाओगे। अगर आपको इनकी बेसिक नॉलेज होगी, जैसे बीपी की, थायराइड की, डायबिटीज की, पीसीओडी पीसीओएस की, तो आप घबराओगे नहीं ऐसा डाइट चार्ट बनाने में। ठीक है, तो हम वो आपको बेसिक नॉलेज दे देंगे। ओके, तो ये था आपका सिलेबस। और अभी हमारे पास अभी एक 3 हुए हैं, और हमने 12 20 पे शुरू किया था, तो वी हैव टाइम। तो हम इसलिए उसको स्टार्ट करेंगे अपने फर्स्ट लेक्चर को, बिल्कुल बेसिक से, कि न्यूट्रिशन क्या होता है। तो न्यूट्रिशन का अगर आप बिल्कुल हिंदी में मतलब देखोगे तो वो होता है पोषण। ठीक है, तो न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है, मतलब ये एक क्रिया है, प्रोसेस इज क्रिया। ये एक क्रिया है जिसमें हम खाने को इंजेस्ट करते हैं, मतलब खाते हैं, और हमारी बॉडी उस खाने को कन्वर्ट करती है एनर्जी में। ठीक है, जिसको आप कैलोरीज बोल लो, जो हमारी बॉडीज बर्न करती है हमें चलाने में। अब मैं बोल रहा हूँ तो मेरी आपसे ज्यादा कैलोरीज बर्न हो रही है। ठीक है, और अदर वाइटल न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर लाइफ। जब भी हम न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं, और सिंप्लीफाई कर देता हूँ उसको, हम हमेशा बात कर रहे हैं प्रोटीन फैट कार्ब्स की। ठीक है, तो क्योंकि देखो, आप कुछ भी खा रहे हो, अगर अगर आप रोटी भी खा रहे हो, सिंपलेस्ट फॉर्म क्या खाता है इंसान घर में, रोटी चावल खाता है। तो वो क्या है, कार्ब्स, और थोड़ा बहुत प्रोटीन, और थोड़ा बहुत फैट। किसी चीज में होगा फैट, किसी चीज में नहीं होगा। ठीक है, तो दिस इज न्यूट्रिशन। हम इस चीज को खाते हैं, हमारी बॉडी के अंदर पूरा एक प्रोसेस है जो हम सीखेंगे, कि कैसे हमारी बॉडी उस खाने को, मतलब पूरा माउथ से सीखेंगे, कि माउथ से लेकर लार्ज इंटेस्टाइन तक हमारा खाना कैसे कैसे एक ऑर्गन से ट्रेवल करता है, क्या, किस ऑर्गन का क्या काम होता है उस खाने को एब्जॉर्ब करने में या डाइजेस्ट करने में, वो सब हम प्रोसेस सीखेंगे। ठीक है, लेकिन अभी के लिए हम सिर्फ एक मीनिंग देख रहे हैं। तो न्यूट्रिशन का मतलब ये होता है कि हम खाना खाते हैं, चबाते हैं, अंदर करते हैं, और बॉडी उसको सॉरी कन्वर्ट कर देती है एनर्जी में, और जो भी वाइटल न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। अब जैसे मान लो आपने अपनी तरफ से रोटी खाई है। ठीक है, अब हम देखो, जब हम इस फील्ड में काफी लंबे समय तक रह जाते हैं ना, तो हमें रोटी चावल, आलू, अंडे, चिकन, ये दिखना बंद हो जाता है। हमें दिखते हैं प्रोटीन फैट कार्ब्स। तो जब भी आप रोटी खाने लगोगे आपको लगेगा कार्ब्स, जब भी आप चावल खाने लगोगे आपको दिखेंगे कार्ब्स।
लेकिन नॉर्मल इंसान उसको कार्ब्स की तरह नहीं देखता, वो देख रहा है आज चावल बने हैं, बस चावल, उसके लिए चावल बने हैं। अगर आप उसके दिमाग से सोचो तो उसकी बॉडी उन चावल कैसे यूज कर रही है। कार्ब्स 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 क्या करते हैं, मेनली बॉडी का प्रेफर्ड सोर्स ऑफ एनर्जी, तो वहां से उसे एनर्जी मिल रही है। ठीक है, अगर मान लो किसी को चिकन खाने का शौक है उसको बटर चिकन खाने का, तो वो खा रहा है बस, लेकिन उसकी बॉडी तो उसमें से प्रोटीन भी निकालेगी ना, और उस प्रोटीन को यूज भी करेगी। जो भी बॉडी के अंदर हजारों प्रोसेसेस हैं, प्रोटीन बॉडी को चाहिए होता है, लेकिन वो स्वाद के लिए खा रहा है। लेकिन हमारे जैसा बंदा प्रोटीन कैसे खाएगा कि हाँ यार, क्योंकि मैं जिम जा रहा हूँ और मेरी ये ट्रेनिंग चल रही है, मुझे 6 अंडे खाने हैं, 6 अंडे से मुझे इतना प्रोटीन मिलेगा, अगर दो का मैं एग योक भी खा लूंगा तो वहां से मुझे इतना फैट भी मिल जाएगा। एग योक में फैट सोल्यूबल वाइटामिन होते हैं ए डी ई के, मुझे वो, तो ये जो स्विच है ये लग जाता है हमारे अंदर जब हम 5-7 साल इस फील्ड में रह जाते हैं, जो होना भी चाहिए, क्योंकि नॉलेज उसी से बढ़ती है। क्योंकि अगर हम ऐसे अंधों की तरह खाना खाएंगे तो ना तो कभी रिजल्ट दे पाएंगे ना ले पाएंगे। ठीक है, दिस इज न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिएंट्स यानी कि प्रोटीन फैट कार्ब्स, ठीक है, ये ऐसी चीजें हैं जो हमें चाहिए बॉडी को जिंदा रखने के लिए। बॉडी के अंदर जो इतने सारे फंक्शंस हो रहे हैं, एनर्जी के लिए कार्ब्स हैं, प्रोटीन के तो पता नहीं कितने ही फंक्शन है बॉडी के अंदर। ठीक है, हमारे हेयर स्किन नेल्स, हमारे पता नहीं कितने हॉर्मोन्स हैं जिसमें प्रोटीन काम आता है। जैसे अगर आपकी बॉडी में इंसुलिन है, अगर आपकी बॉडी में एचजीएच है, सब प्रोटीन से बनता है। ठीक है, चेन ऑफ पेप्टाइड्स जिसको हम बोलते हैं। फैट है, फैट बहुत ज्यादा जरूरी है सारे हॉर्मोन्स के लिए, जॉइंट लुब्रिकेशन के लिए। तो ये हमारे अंदर और भी हम फैट का पढ़ेंगे कि कैसे वो और बॉडी के अंदर क्या क्या काम करता है, हमारी सेलुलर इंटीग्रिटी के लिए, सेल्स की वॉल्स अच्छी रहें उसके लिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हार्ट के लिए भी हमें किसी तरह का फैट चाहिए होता है जो हार्ट हेल्थ को अच्छा रखता है। जैसे हम ओमेगा 3 कंज्यूम करते हैं, इट्स टाइप ऑफ फैट, एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं वो हमारी बॉडी के लिए। तो ये सब कुछ बॉडी कन्वर्ट करती है हमारे न्यूट्रिएंट्स को, और हम जिंदा रहते हैं, या बॉडी अपने बायोलॉजिकल प्रोसेसेस जो भी हैं चलते रहते हैं हमारी बॉडी के अंदर। सभी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इंक्लूडिंग अस, इंक्लूडिंग एनिमल्स, सब कुछ, सबको न्यूट्रिएंट्स चाहिए, यही प्रोटीन फैट कार्ब्स चाहिए अपनी प्रॉपर फंक्शनिंग और ग्रोथ के लिए। तो फंक्शनिंग, अब हम अगर ह्यूमन से ही बात करेंगे तो फंक्शनिंग जो है हमारी दिन की जो पूरी फंक्शनिंग रहती है बॉडी की, या जो न्यूट्रिएंट्स को कन्वर्ट करना है इन एनर्जी, या किसी भी तरह की अगर प्रोटीन हम ले रहे हैं और जिम जाते हैं तो मसल्स को रिपेयर करना, उनको स्ट्रॉन्ग करना, बिल्ड करना उसमें, या हॉर्मोन्स को जो है रेगुलेट करना, फैट उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और ओवरऑल जो ग्रोथ है उसमें जो है हमारी डाइट न्यूट्रिशन बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। ऐसी कुछ एनिमल्स हैं जो सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे फीड करते हैं। तो जब हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करते हैं तो ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर जनरली कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं होते। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको लेक्चर के शुरू में बताया था कि कुछ वर्ड्स आएंगे जो हमें एज इट इज ही याद करने पड़ेंगे। अब ये कुछ केमिस्ट्री की टर्म्स हैं, कार्बन हाइड्रोजन, तो ये हमें ऐसे याद करनी पड़ती हैं। आप इजीली ऐसे याद रख सकते हो कि इसमें जो कार्बन और हाइड्रोजन है ये बॉडी के अंदर जरूरी होते हैं बहुत ज्यादा। 1 मिनट, मैं पढ़ा रहे हैं यार, तुम्हें इतना भी नहीं पता कि मतलब जो कोई पढ़ा रहा है कि नहीं उन्हें डिस्ट्रैक्शन होगी। तो कोई आ गया था, उसको कुछ मैंने कहना था। सो जो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक है, इसका आप सिर्फ इतना मीनिंग याद रखो कि अ, जो कार्बन है वो इनऑर्गेनिक जो चीजें हैं, उनमें कार्बन नहीं होता, जो ऑर्गेनिक चीजें हैं उनमें कार्बन होता है। एंड ये जो बॉन्ड्स हैं वो पाए जाते हैं कार जो हमारी ऑर्गेनिक चीजें हैं, और जो इनऑर्गेनिक है उनमें ये बॉन्ड्स नहीं होते। ठीक है, तो जो हमारे एनिमल्स हैं, कुछ एनिमल्स हैं जो फीड करते हैं सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे। सो इनऑर्गेनिक का जो एग्जांपल है दैट इज H2O। ठीक है, वाटर है या कार्बन डाइऑक्साइड है, या हमारे कुछ मिनरल्स भी होते हैं। ठीक है, तो उनमें ये उन पे फीड करते हैं बेसिकली टू मीट देयर न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट। और कुछ लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को भी यूज करते हैं। ठीक है, तो ये होता है न्यूट्रिशन। एंड हमारे पास नेक्स्ट होता है टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन।
सो एक होता है ऑटोट्रॉफिक मोड, एक होता है हेटरोट्रॉफिक मोड। ठीक है, सो बहुत बेसिक सा मतलब है इसका ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक का। सो ऑटोट्रॉफिक, ऑटो मतलब ऑटोमेटिक, तो ये न्यूट्रिशन है जो एक तरह से ऑटोमेटिक काम करता है। तो हमारे अंदर ये नहीं है, पहले ही मैं आपको हिंट दे दूं। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का जो मतलब है, जो ऑटोट्रॉफिक मोड है, वो ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स में होता है जो सिंपल इनऑर्गेनिक मैटर्स को यूज करते हैं, जैसे पानी और CO2, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट विच कम्स फ्रॉम सनलाइट, और क्लोरोफिल जो प्लांट्स के अंदर है, एक केमिकल या कंपाउंड जो मिलके प्लांट्स के अंदर फूड बनाता है, विच इज ग्लूकोज। जो सिंपल, जो हम फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस पढ़ते थे बचपन में, प्रोसेस जिसके द्वारा जो प्लांट्स हैं या कुछ एल्गाई हैं या कुछ बैक्टीरिया हैं जो कन्वर्ट करते हैं लाइट एनर्जी को जो कि सन से आ रही है, उसको केमिकल एनर्जी में बदलते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, यूज करते हैं वो CO2 और वाटर। ये वही सेम डेफिनेशन है जो हमने छोटे होते पढ़ी है। सो ये इस तरह का जो न्यूट्रिशन है कि ऐसे जीव जो अपने अंदर ही अपना खाना बना लेते हैं खुद से, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ऑब्वियसली CO2 एंड वाटर, तो वो ऑटोट्रॉफिक मोड के अंदर आते हैं, या ऐसे न्यूट्रिशन को हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है वो बोलते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताई दिए, प्लांट्स, एल्गाई एंड कुछ बैक्टीरिया। अब नेक्स्ट होता है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जो हमारे काम की चीज है। सो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है, हर ऑर्गेनिज्म, हर जीव जंतु अपना खाना अंदर नहीं बना सकता। ठीक है, तो कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं, सॉरी, तो कुछ ऑर्गेनिजम्स दूसरों पे डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए, जैसे हम अपने खाने के लिए दूसरों पे डिपेंड करते हैं। हम अपने अंदर CO2 की हेल्प से खाना वगैरह नहीं बना सकते ना, CO2 या वाटर की हेल्प से, तो हम दूसरी चीजों पे डिपेंड है। ऑब्वियसली हम बाहर से चीजें खा रहे हैं, हम प्लांट्स को खाते हैं, ठीक है, हम फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नॉन वेज, मतलब हम बाहर से दूसरी चीजों पे डिपेंडेंट है अपने खाने के लिए, हम अंदर नहीं बना सकते। कुछ चीजें हैं हम अंदर जो बना सकते हैं, ठीक है, दैट डजंट कम अंडर फूड। कुछ चीजें हैं जैसे हमारी बॉडी सनलाइट की हेल्प से कहीं ना कहीं विटामिन D बना सकती है। ठीक है, हमारी बॉडी विटामिन K बना सकती है अंदर। कुछ चीजें हैं जो हम बना सकते हैं, लेकिन खाना नहीं बना सकते हम, इसलिए हम आते हैं हेट्रोट्रोफिक मोड के अंदर। ऐसे जीव जंतु जो अपना खाना खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकते खुद, और डिपेंड करते हैं दूसरे सोर्सेज और ऑर्गेनिजम्स, उनको बोला जाता है हेट्रोट्रॉफ्स, जो हम लोग हैं। और इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बोला जाता है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो कुछ फंगाई एंड ऑल द एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस आर हेट्रोट्रॉफ्स। ये डिफरेंस जानना जरूरी होता है आपके लिए जब हम पढ़ाई शुरू करते हैं। प्रैक्टिकली नहीं बोलूंगा मैं इस चीज का, कहीं आपको काम आएगा, लेकिन स्टिल जब हम स्टडी करते हैं किसी भी चीज को, तो यहां से शुरुआत करनी इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपको बिल्कुल बेसिक पता हो कि न्यूट्रिशन क्या होता है, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, और जो हमने पहला पढ़ा था ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये थोड़ा जानना जरूरी है ताकि बेस हमारा स्ट्रांग बने। इसके बाद है व्हाट डज अ न्यूट्रिशनिस्ट डू। तो एक न्यूट्रिशनिस्ट का काम क्या है। अब हमें ऐसा लगता है कि शायद किसी को पतला करना या किसी को मोटा करना, किसी की बॉडी बनाना, अगर हम अपने लेवल पे बात करें, लेकिन नहीं। अगर आप खुद को एक न्यूट्रिशनिस्ट बोलते हो, ठीक है, अब मैं सिर्फ न्यूट्रिशनिस्ट वर्ड यूज कर रहा हूँ, मैं स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन या क्लिनिकल न्यूट्रिशन टर्म्स नहीं यूज कर रहा इसके आगे, ठीक है, तो इस चीज का भी ध्यान रखना। अगर हम बोल रहे हैं मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, ठीक है, तो यानी कि एक न्यूट्रिशनिस्ट का काम क्या होता है, एक होलिस्टिक अप्रोच लेना। तो होलिस्टिक अप्रोच होती है, ये नहीं कि सिर्फ वो 1 घंटा क्लाइंट जब आपके पास आ रहा है तो आपने उसको वर्कआउट करा दिया और आपका काम खत्म। होलिस्टिक अप्रोच होती है कि आप उसके लाइफस्टाइल को बदलोगे। अब लाइफस्टाइल में सारी चीजें आती हैं, उसके उठने से लेकर सोने तक, उसके पूरे दिनचर्या को चेंज करोगे। मतलब अगर उसमें कहीं भी आपको ऐसा दिखता है कि इसकी इस वजह से इसको प्रॉब्लम आ रही है, जैसे बहुत सिंपल सा एग्जांपल, स्लीप। अगर आपको लगा कि यार ये बंदा सोता नहीं है, जब आपने उसकी काउंसलिंग करी तो उसने बोला कि सर मैं मुझे नींद नहीं आती, या मैं रात को देर से सोता हूँ, या मैं 4 घंटे ही सो रहा हूँ, तो अगर आप उसकी स्लीप को बेटर कर रहे हो, दैट कम्स अंडर होलिस्टिक अप्रोच। अगर आप उसकी मील्स को बेटर डिजाइन कर रहे हो, अगर आप उसके दिन के अंदर वर्कआउट को कहीं ना कहीं एडजस्ट कर रहे हो, कार्डियो को एडजस्ट कर रहे हो,
इसको कहा जाता है एक होलिस्टिक अप्रोच लेना। उसके माइंड का ध्यान रख रहे हो, उसको मेडिटेशन के लिए बोल रहे हो 5 to 10 मिनट्स डेली। तो दिस इज होलिस्टिक अप्रोच। मतलब आप उसके लाइफस्टाइल को चेंज कर रहे हो। वो बंदा सैटरडे संडे पार्टी करता था, फ्राइडे को पार्टी करता था, आपने उसको उसके नुकसान बताए, लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स बताए, आपने उसको उस चीज से पीछे हटाया। वो बंदा वर्कआउट करने नहीं आता था, जिम से उसका कोई लेना देना नहीं था, आपने उसको काउंसिल किया, उसको आपने डेली जिम की हैबिट डाली। आपने उसको डेली कार्डियो की इंपॉर्टेंस बताई कि हार्ट हेल्थ के लिए, लॉन्ग टर्म हार्ट हेल्थ अगर आपने अच्छी रखनी है, अपनी लिपिड प्रोफाइल अच्छी रखनी है, तो आपके लिए कार्डियो इतना इंपॉर्टेंट है। वो बंदा आधा घंटा कार्डियो करने लग गया। ठीक है, दिस इज कॉल्ड होलिस्टिक अप्रोच, जो हमें भी लेनी चाहिए। चाहे हम स्पोर्ट्स एसोसिएशन के हैं, चाहे हमारा काम सिर्फ इतना होता है कि हमने किसी की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करना है थ्रू डाइट चार्ट्स। ठीक है, लेकिन स्टिल अगर हम ये सारी चीजें, आप इमेजिन कर सकते हो, अगर हम ये सारी चीजें नहीं करेंगे क्लाइंट के साथ, कि अगर हम उनकी स्लीप को ठीक नहीं करेंगे, उनके बाकी सारी चीजें जो मैंने आपके साथ डिस्कस करी, तो हम उनको कभी भी रिजल्ट्स दे ही नहीं पाएंगे। देर आर न्यूमरस स्टडीज जो ये बताती हैं कि अगर आप सिर्फ 4 घंटे सो रहे हो रात को, या सिर्फ 5 घंटे सो रहे हो, यू विल गेन फैट। यू विल गेन फैट, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो दिन में, आपका कैलोरी इनटेक कैसा भी है, बट अगर आपका स्लीप बेकार है, तो आप फैट गेन करोगे, और वो भी एब्डोमिनल एरिया पे करोगे। इसलिए सोना इज वेरी इंपॉर्टेंट। सोने को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया करो। मतलब कोशिश करो मिनिमम 7 आवर्स ऑफ स्लीप होनी चाहिए रात को। 7 आवर्स ऑफ स्ट्रेट स्लीप होनी ही चाहिए, चाहे आप फैट लॉस कर रहे हो, चाहे आप मसल गेन कर रहे हो। दोनों ही केसेस में बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपनी स्लीप को ऑप्टिमाइज करो, नहीं तो रिजल्ट्स या तो नहीं आएंगे। चलो मैं ऐसे बिल्कुल सीधी लाइन तो नहीं मार सकता कि नहीं आएंगे, आएंगे, लेकिन बेटर रिजल्ट्स नहीं आएंगे, अच्छे रिजल्ट्स नहीं आएंगे, लेट आएंगे। समटाइम्स यू यू विल फील गुड, समटाइम्स यू फील बैड। कभी आप सुबह उठोगे, आपकी बॉडी की कंडीशनिंग बहुत अच्छी होगी, कभी आप उठोगे यू विल फील ब्लॉटेड। तो ये सारी चीजें जो होती हैं, ये सारी होलिस्टिक अप्रोच के अंडर आती है। इवन डाइजेशन का ध्यान रखना। ठीक है, डाइजेशन का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कई बार क्या होता है, एज ए ट्रेनर हम लोग डाइट चार्ट तो डिजाइन कर देते हैं, अच्छे डाइट चार्ट डिजाइन करते हैं, नो डाउट, लेकिन हम इन चीजों का ध्यान नहीं रखते कि, और अगर इन चीजों का ध्यान नहीं रखोगे ना, तो डाइट चार्ट रिजल्ट ही नहीं देगा। अगर हमने उस क्लाइंट की डाइजेशन का ध्यान नहीं रखा, उसको डाइजेशन के लिए हमने कुछ नहीं दिया, उसका डाइजेशन पुअर है, उसका लिवर पुअर है, उसकी लिवर हेल्थ पुअर है, तो आप कुछ भी लिख के देते रहो, उसकी बॉडी ने रिजल्ट ही नहीं देने। जब बॉडी डाइजेस्ट ही नहीं कर रही खाना ढंग से, तो बॉडी कहाँ से उससे न्यूट्रिएंट निचोड़ेगी। तो डाइजेशन स्ट्रांग होना इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब भी आप अपनी कोई जर्नी शुरू करते हो, किसी को कराते हो, बहुत फोकस किया करो कि उनका डाइजेशन कैसा है। डाइजेशन अच्छा होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये सारी चीजें करते हैं न्यूट्रिशनिस्ट, और हेल्प करते हैं क्लाइंट्स को अपने गोल्स को रीच करने में। और एक न्यूट्रिशनिस्ट अब कैसे कैसे काम कर सकता है, वो वेट लॉस पे काम कर सकता है, न्यूट्रिशनल या हार्मोनल बैलेंस पे काम कर सकता है। ठीक है, अब मान लो कोई बंदा आ रहा है, वो कह रहा है मैं, मेरे में इस चीज की कमी है, इस विटामिन की कमी है, एचबी कम है बॉडी में, मे बी आयरन कम हो, विटामिन डी 20 से नीचे चला गया है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो न्यूट्रिशनिस्ट ब्लड टेस्ट के थ्रू उस चीज को ऑप्टिमाइज करता है। सेम हॉर्मोन्स। ठीक है, सो हॉर्मोन्स भी कई लोगों के 30-40 की एज के बाद हिलने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, मतलब बहुत कुछ हो सकता है, मे बी कोई मेल है, 30 ईयर्स से ऊपर है, 35, 38 या 40 तक, 40 ईयर्स का है, उसका टेस्टोस्टेरोन लो हो गया है किसी वजह से। ठीक है, तो उसको ऑप्टिमाइज करना, उसको इम्प्रूव करवाना, तो ये वाली चीजें भी करते हैं न्यूट्रिशनिस्ट। और जैसा मैंने बोला, डाइजेशन एंड फूड एलर्जीज। तो फूड एलर्जीज थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है। ठीक है, क्योंकि इसमें अब देखना पड़ेगा कि आईबीएस है, वीट एलर्जी है, ग्लूटेन एलर्जी है, थोड़ा क्लिनिकल वाली साइड चला जाता है ये। तो इट्स बेटर कि अगर कोई ऐसा क्लाइंट आपके पास आता है जो कहता है मेरे को वीट एलर्जी है, फूड एलर्जी है, या आईबीएस है, इट्स बेटर कि उसको किसी डॉक्टर की सलाह लेने दो, और आप भी डॉक्टर की ही मानो। जो फूड्स डॉक्टर ने मना करे हुए हैं, आप भी कोशिश करो आप अपनी डाइट में ना लिख के दो उसको। ठीक है, तो ये काम है हमारा। ठीक है, और न्यूट्रिशनिस्ट का भी यही काम होता है। और हमारा एज अ स्पोर्ट न्यूट्रिशनिस्ट इसके साथ एक काम और जुड़ जाता है, ये सारा तो हमने करना ही है, हमारा एक काम और जुड़ता है कि हमने उस बंदे की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना होता है जिम के अंदर। अब हम जिम से ही बात करेंगे, क्योंकि हम इसी फील्ड से बिलोंग करते हैं। हम मैं अब उसकी बात नहीं कर सकता कि अगर कोई क्रिकेटर है, अगर कोई फुटबॉलर है,
तो काम हमने सेम ही करना है, हमने उनको ऐसी डाइट्स देनी है जिससे उनकी उस पर्टिकुलर फील्ड में परफॉर्मेंस इंप्रूव हो। लेकिन हाँ, चीजें बदलती हैं, डाइट बदलती है। जैसे अगर आपके पास कोई एंड्योरेंस एथलीट है, कोई मैराथन रनर है, तो उसकी डाइट थोड़ी अलग होगी कंपैरेटिवली अगर आपके पास कोई बॉडी बिल्डर है। तो चीजें बदलती हैं काफी ज्यादा, कि आप अब उसको क्या लिखोगे और इसको क्या लिखोगे। ठीक है, तो थोड़ा स्पोर्ट्स स्पेसिफिक हो जाती हैं ये चीजें। आई थिंक स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन आपको क्लियर है, न्यूट्रिशनिस्ट आपको क्लियर है। क्लिनिकल न्यूट्रिशन क्या होता है, चलो स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन का थोड़ा ऑफिशियल भी देख लेते हैं कि स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन इज द स्टडी एंड प्रैक्टिस ऑफ न्यूट्रिशन एंड डाइट विद रिगार्ड्स टू इंप्रूविंग वंस एथलेटिक परफॉर्मेंस। जो मैंने भी आपको बताया कि हमने, अब जिम के अंदर हमारे पास कोई आता है, भैया बॉडी बनानी है, हम उसको डाइट चार्ट लिख के देते हैं। अगर वो हमारे चार्जेस पे करने के लिए रेडी होता है, हम प्रॉपर कार्ब्स लिखेंगे उसकी बॉडी को एनर्जी देने के लिए, प्री प्री में कार्ब्स लिखेंगे, पोस्ट में कार्ब्स लिखेंगे। ठीक है, और प्रोटीन उसकी हर मील में डालेंगे। क्यों कर रहे हैं हम ये सब? ताकि हम उसकी बॉडी कॉम्पोजिशन चेंज कर पाए, उसकी जिम की परफॉर्मेंस को बढ़ा पाए। तो यही हमारा काम है। ठीक है, और जैसे मैंने आपको बताया, जो न्यूट्रिशन है वो सारी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग्स जो होती हैं, रेजाइम्स, जैसे मैंने आपको भी एंडोरेंस ट्रेनिंग का बताया, तो उसमें सब में काम में आता है। ठीक है, जैसे जो बड़े बड़े क्रिकेटर्स हैं, जैसे विराट कोहली है, ये लोग, इनके बहुत अपनी टीम्स ऑफ डॉक्टर्स, अपने टीम्स ऑफ न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं लोगों के पास, जो उस लेवल के क्रिकेटर्स होते हैं। क्योंकि वो उस लेवल के क्रिकेटर बने ही इस वजह से हैं। तो अगर आप विराट कोहली का, कि मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, अब मैं इतना क्रिकेट को फॉलो नहीं करता, बट वो रैंडम रील थी, तो उस बंदे की खुद की ये वर्डिंग है कि मेरे को अपना टोटल लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ा था इस लेवल पे आने के लिए, जिस लेवल पे मैं अब हूँ। मतलब जिसमें उसने सारी चीजें बोली थी, ट्रेनिंग और न्यूट्रिशन, कि मेरे को पूरा सोने से लेकर उठने तक का मेरे को पूरा अपना चेंज करना पड़ा था। क्योंकि उसने खुद ने ऐसा कुछ बोला कि जब मैं इस लेवल तक तो मैं आ गया, लेकिन जब मैंने उस लेवल से ऊपर खेलना शुरू करा तो मेरे से खेला नहीं गया। मैं थक रहा था, मैं कुछ भी खा रहा था। फिर मैंने सलाह ली किसी की, फिर उसने मुझे बताया इस लेवल पे चीजें इस तरह से करी जाती हैं। फिर मैंने कोई न्यूट्रिशनिस्ट हायर किया। तो वो लोग जो हैं, वो लोग बहुत हैवीली रिलाय करते हैं न्यूट्रिशनिस्ट पे और टीम ऑफ डॉक्टर्स पे, और अपने ऑप्टिमाइज करना हर चीज को, अपने हॉर्मोन्स को ऑप्टिमाइज रखना। ठीक है, और अपनी डाइट्स को ऑप्टिमाइज रखना, अपनी ट्रेनिंग को अपने स्पोर्ट्स के अकॉर्डिंग ऑप्टिमाइज करना। क्योंकि देखो, विराट कोहली को क्या चाहिए, या क्रिकेटर्स को क्या चाहिए? एंड्योरेंस। उन्होंने खेलना है, कई घंटों तक खेलना है लगातार। उनको मसल्स में एंड्योरेंस चाहिए, मतलब उनको ताकत से ज्यादा एंड्योरेंस चाहिए। हमें क्या चाहिए? हमने वेट उठाना है ज्यादा से ज्यादा फॉर 8 to 12 reps। ठीक है, हमने 4 घंटे एक्सरसाइज नहीं करनी, हमने 45 मिनट का एक इंटेंस वर्कआउट सेशन करना है। तो हमें वो चीज चाहिए। अब विराट कोहली उस चीज के लिए ट्रेन करता है और हम मसल्स के लिए ट्रेन करते हैं। तो जब विराट कोहली ट्रेन करता है, वो HIIT करेगा, वो रनिंग करेगा, ताकि उसमें एंड्योरेंस आए, उसके हार्ट में ताकत रहे, ऑक्सीजन डिलीवरी बढ़े उसकी मसल्स तक। रनिंग करनी है उन्होंने, फिर फील्डिंग भी करनी है। ठीक है, बैटिंग करनी है 2-2 3-3 घंटे, बहुत मुश्किल है गर्मी में। तो वो लोग उस चीज के लिए ट्रेन करते हैं। हम लोग जब ट्रेनिंग करते हैं, हम मसल बिल्डिंग के लिए, हाइपरट्रॉफी के लिए। तो ये बहुत फर्क होता है। CPT में हम काफी डिटेल में इन चीजों को डिस्कस करते हैं। ठीक है, बट यहाँ पर भी बताना जरूरी है। तो नेक्स्ट इज क्लिनिकल न्यूट्रिशन। तो ये वो डिसिप्लिन है जहां पर हम, बहुत सिंपल है, मतलब ऐसे डाइट चार्ट डिजाइन करते हैं जो, जब किसी को कोई इशू है, कोई 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 डिसऑर्डर है, कोई कोई मेटाबॉलिक डिजीज है, कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, कोई क्रोनिक डिजीज है। ठीक है, जब हमारे पास ऐसे कुछ क्लाइंट्स आते हैं, जब हम उनके लिए डाइट चार्ट बनाते हैं, वो क्लिनिकल न्यूट्रिशन होता है। जैसे जितने भी ये होते हैं ना, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट होते हैं, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट होते हैं जो ये होते हैं डायबिटीज के डॉक्टर वगैरह, या जो हॉर्मोन्स के इशू से डील करते हैं। तो बेसिकली जो डायबिटीज है, वो भी इंसुलिन जो हार्मोन है उसी के इम्बैलेंस या उसी के रेजिस्टेंस या उसी के ना बनने की वजह से होता है। तो जो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट है, वो उस चीज को तभी डील करता है। इन लोगों के पास क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट, जिन बच्चों ने करा होता है, वो डॉक्टर, वो इन्होंने बिठाए होते हैं अपने पास, टीम एक एक दो दो की। और वो बच्चे पेशेंट्स का डाइट चार्ट जो है डिजाइन कर रहे होते हैं। तो उन्होंने क्लिनिकल न्यूट्रिशन पढ़ा हुआ होता है, ज्यादातर उन्होंने उस पर ज्यादा फोकस किया होता है कि मेरे को इस बंदे में अगर ये चीज है, इंसुलिन रेजिस्टेंस स्टार्ट हुई है, तो मुझे इसे कैसा डाइट चार्ट देना है, क्या चीज देनी है, क्या चीज नहीं देनी, कि इसकी बॉडी में इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव हो। ठीक है, और डाइट के साथ साथ, सॉरी, मेडिसिन के साथ साथ डाइट की हेल्प से हम इसको कैसे रिवर्स कर सकते हैं, इसकी डायबिटीज को।
सो आज इतना ही करते हैं, अगर यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, और अगर किसी का जैसे कमल का बिल्कुल ऑफ टॉपिक था तो इट्स बेटर आप मेरे से अलग से बाद में पूछ लेना या मेरे को मैसेज कर लेना। तो मैं कुछ थोड़ी देर ही वेट करूंगा, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। फर्स्ट लेक्चर था, तो अगर कुछ कोर्स से रिलेटेड है तो वो भी सर पूछ। हमारे को इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी जी, बिल्कुल मिलेगी। साथ के साथ अभी अभी हम लेक्चर खत्म करेंगे, फिर मेरे को इसको थोड़ा कन्वर्ट करने में टाइम लगता है, तो फिर हम आपको एक लिंक के थ्रू देंगे। एक लिंक आएगा आपको, आप उस पर क्लिक करोगे तो एक अलग से एक साइट खुलती है जहां हम लेक्चर को अपलोड करते हैं। वहां पर लेक्चर एक हफ्ते के लिए रहता है। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, पर बच्चे मानते नहीं है पता नहीं क्यों, कि आप सेम डे लेक्चर डाउनलोड कर लिया करो, क्योंकि वो सिर्फ एक हफ्ते तक वहां रहता है। हम हमेशा के लिए अपना लेक्चर किसी साइट पे नहीं डाल सकते, ठीक है। हमारा कंटेंट है वो, तो आप लोग जिस दिन मैं डालता हूँ, जिस दिन मैं अपलोड कर रहा हूँ, सपोज चलो किस दिन मेरे से मिस भी हो जाता है, तो अगर मैं नेक्स्ट डे अपलोड करता हूँ तो आप उस दिन उसको सेम डे डाउनलोड कर लो, क्योंकि उसके बाद वो सिर्फ एक हफ्ते के लिए रहेगा वहां, उसके बाद नहीं रहेगा। और उसके बाद प्रॉब्लम मैं आपको बता देता हूँ क्या होती है। ऐसा नहीं है कि आप लेक्चर मांगोगे हम देंगे नहीं, हम आपको दे देंगे लेक्चर, लेकिन कई बार हमारे पास रीसेंट रिकॉर्डिंग्स नहीं होती। मतलब जैसे जो ये लेक्चर है, अब मेरे पास भी ये हफ्ते तक ही रहेगा, ठीक है, मैंने भी अपलोड कर दिया तो उसके बाद मेरे पास भी नहीं है। तो मेरे पास रीसेंट जो मैंने आपको पढ़ाया है उसमें आपका कोई क्वेश्चन था वो नहीं होगा। और ये चीज हमेशा होती है, जैसे मैं पिछले 5-6 साल से पढ़ा रहा हूँ, इन एवरी बैच कंटेंट improves, कंटेंट डिलीवरी improves, कंटेंट ज्यादा बनता जाता है हर बार। तो इट्स बेटर कि आप लेटेस्ट लेक्चर डाउनलोड करो। पुराने लेक्चर में पुराने तरह का कंटेंट, पुराना स्टाइल ऑफ टीचिंग, थोड़ा कम एक्सपीरियंस, वो सब कुछ देखने को मिलता है, तो इसलिए करंट लेक्चर साथ के साथ डाउनलोड किया करो। हेलो सर। हाँ जी। सर मैं ये पूछ रहा था, जैसे सर जो आज फर्स्ट लेक्चर लगा है, तो सर इसमें सर क्या चीज़ है जो लिखने वाली है, जो चीज़ याद करने वाली है, जैसे जो एग्जाम में आएगा हमारे, वो चीज़ कुछ बता सकते हो? क्योंकि आगे लेक्चर ऐसे ही लगते रहेंगे तो फिर समझ कम रहेगा ना, तो फिर हम उस चीज़ को ज़्यादा ध्यान से और उसको लिख सकें या आपको याद। आपको कमल हर लेक्चर ही ध्यान से सुनना है, आपको हर लेक्चर ही देखो। नोट करने वाली चीज वो है जो आपको समझ में नहीं आई, वो आप नोट करो कि मेरे को ये समझ में नहीं आया तो मैं ये दोबारा पूछ लूंगा। अगर आपको सारा समझ में आ गया तो फिर तो क्या ही नोट करना है, फिर तो ये है कि आप सिर्फ रिवीजन के तौर पे लेक्चर को दोबारा सुन सकते हो, कि यार मैं एक बार दोबारा सुन लेता हूँ ताकि मेरे दिमाग में थोड़ी चीजें बैठ जाए। और फिर जब एग्जाम होगा तो एक बार दोबारा से, हम आपको एक हफ्ता पहले बता देते हैं कि आपका इस हफ्ते, एक हफ्ता भी काफी टाइम पहले बल्कि, हम आपको बता देंगे कि आपका तब एग्जाम होगा। तो आप तब से रिकॉर्डिंग्स को दोबारा दोबारा सुनना शुरू करो, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है आप पूछो। एग्जाम आपका सारा जो पढ़ाया है उसी में से आएगा, जो मैं बोल रहा हूँ या जो लिखा हुआ है। कोई भी ऐसे आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन कुछ ऐसे नहीं आएगा कि जो पढ़ाया ही नहीं है आपको, ठीक है। और आप लोग इस फील्ड से हो, आप इंटरेस्टेड हो, तो थोड़े बहुत एक दो क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जो ऐसे डायरेक्टली नहीं पढ़ाए हुए बट बहुत बेसिक होते हैं, ठीक है। तो इसमें ही है। बाकी आज वाले लेक्चर में कुछ ऐसा नोट करने वाला नहीं था, वो सारा थ्योरी थ्योरी लेक्चर है, तो आप दोबारा से भी सुन लो, दोबारा से भी पढ़ लो, दोबारा से देख लो, सेम चीज तो समझ में आ ही जाएगा। आगे जब आपके लेक्चर्स थोड़े ऐसे आते हैं, प्रोटीन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स पे लेक्चर आते हैं, प्रोटीन फैट कार्ब्स पे आएंगे, उस टाइम पे चीजें होती हैं जो आपको समझ नहीं आ रहा होगा, वो नोट कर लेना कि ये सर ये मुझे समझ नहीं आया, ये दोबारा बता दो। वैसे अगर मैं आपको सही बताऊं तो जो न्यूट्रिशन है ना, ये थ्योरी ज्यादा है, मतलब इट्स अ थ्योरी पार्ट, इसमें प्रैक्टिकल सिर्फ उतना ही है जब हम डाइट चार्ट्स बनाते हैं। तो मेन उस टाइम सीखने वाला और खुद से करने वाली चीज है कि यार अच्छा मैं बीएमआर निकाल के देखूं अपने हाथ से, अपना टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर निकाल निकाल के देखूं, या फिर मैं उसको डेफिसिट या सरप्लस में करके देखूं, वो चीज मेन अपने हाथ से करने वाली है। बाकी सारा तो जो न्यूट्रिशन में ज्यादा पार्ट होता है ना, वो सुनने वाला और पढ़ने वाला ज्यादा होता है, मतलब थ्योरी पार्ट ज्यादा है। सिर्फ वो एक दो लेक्चर, 3 लेक्चर ऐसे आएंगे जहां पे आपको थोड़ा सा खुद घर में कॉपी पेन लेके चीजों को करना पड़ेगा।
बाकी तो आप लेक्चर्स को सुन लो, पढ़ लो, समझ में आ ही जाएगा, कोई इतना बहुत मुश्किल नहीं होता। ठीक है। और लिखने वाला तो यही है, जो आपको बस नहीं समझ में आता उसको लिख लो। ठीक है सर। हर लेक्चर में से क्वेश्चन आता है पेपर में, कोई भी लेक्चर हम छोड़ते नहीं है। चाहे अगर मैं आपको ये लेक्चर भी पढ़ा रहा हूँ, अभी ये खत्म नहीं हुआ, अभी तो इसका 30% भी खत्म नहीं हुआ इस लेक्चर का। तो हर लेक्चर में से हम क्वेश्चन बनाते हैं, हमारी कोशिश होती है हम हर लेक्चर में से एक एक दो दो क्वेश्चन, क्योंकि हमने सीपीटी में 100 क्वेश्चंस दिए थे। ठीक है, और उसमें से 60 वाला पास था। तो इसमें भी सेम ही फॉर्मेट रहेगा ऑलमोस्ट, और सारा पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। एग्जाम आपका ऑफलाइन होता है। ठीक है। हमारी कोशिश होती है ऑफलाइन हो, हमारी कोशिश होती है आप एकेडमी आके एग्जाम दो, क्योंकि उससे सीरियसनेस बनती है। और अगर कोई बहुत दूर है एकेडमी से, अगर कोई इमरजेंसी है नहीं आ सकते, वो एक एक्सेप्शनल केसेस है। बट हमारी तरफ से जो एकेडमी का अ, मतलब कि क्या लो रूल है, या जो एकेडमी की अप्रोच है, दैट इज ऑफलाइन एग्जाम। क्योंकि हमने आई थिंक बहुत टाइम बाद एक ऑफलाइन एग्जाम सीपीटी का कंडक्ट किया है, और बच्चों की सीरियसनेस जो है वो ऑफलाइन एग्जाम में ही दिखती है। क्योंकि ऑनलाइन में तो फिर वही है, जैसे मैं शुरू में बता रहा था, गूगल आपके पास भी है, चैट जीपीटी आपके पास भी है, तो पास सभी को होना है। तो कोई इतना ईमानदार तो नहीं होगा कि हाँ वो खोलेगा नहीं चैट जीपीटी या गूगल, क्योंकि स्लाइड में से तो आपको मिलेंगे नहीं वो क्वेश्चन जो हम डालेंगे इतनी जल्दी। लेकिन अगर आप डायरेक्टली किसी चीज को गूगल पे डालोगे तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा सामने। तो इसलिए हमने ये चीज शुरू करी है, और हमें काफी लोगों की ये रिक्वेस्ट भी थी, जैसे जो हमारे ओनर्स हैं, जो उनके ट्रेनर थे, तो उनकी ये रिक्वेस्ट थी कि सर हम चाहते हैं आप ऑफलाइन एग्जाम कंडक्ट करो, बच्चे सीरियसली एग्जाम नहीं देते। ठीक है, या पढ़ते नहीं है। और हमें भी था कि अगर हमने अपनी एकेडमी की क्रेडिबिलिटी बनानी है, बच्चों की सीरियसनेस बनानी है, तो हमें ऑफलाइन एग्जाम कंडक्ट करना है। तो इसलिए पेपर ऑफलाइन होगा, और ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। हर एक लेक्चर में से क्वेश्चन होगा। आई थिंक दिस इज द फर्स्ट टाइम मैं पहले लेक्चर में एग्जाम डिस्कस कर रहा हूँ। आज तक नहीं मैंने करा होगा कभी भी, लास्ट लेक्चर में डिस्कस होता है सर पेपर कैसा आएगा। बट स्टिल वो चलो बात ऐसी होगी कि मैंने बता दिया आपको, ताकि आप पहले दिन से ही प्रिपेयर रहो। ठीक है, और तभी मैंने आपको पहले दिन ही बता दिया कि हम फेल भी करते हैं, और 58 वाले को भी फेल करते हैं। कोई ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है, कि आप सोचोगे कि एक नंबर शायद ग्रेस मार्क्स का मिल जाएगा, कोई ग्रेस मार्क्स नहीं है। अगर आप 40 क्वेश्चन गलत करने के बाद भी पास नहीं हो सकते ना, तो आपने पढ़ा ही नहीं है, आपने सुना ही नहीं है। ठीक है, तो इट्स बेटर कि आपको रियलाइज हो कि आप कहाँ स्टैंड करते हो, और आपको कितना पढ़ना बाकी है। क्योंकि कई बार हम गलत फहमी में जी रहे होते हैं, हमें सब आता है, तो वो गलत फहमी दूर होनी जरूरी है कि हमारे तो बेसिक्स भी क्लियर नहीं है, और हम इस फील्ड में बैठे हैं। मैंने तो एग्जाम के टाइम में बच्चों को बोला था, मैंने कहा जो इस पेपर में फेल हुआ, वो दोबारा से रीथिंक करना अपने करियर को, कि क्या मेरा करियर चॉइस सही है। क्योंकि अगर आप 100 में से 60 नंबर, यानी कि 40 क्वेश्चन गलत होने के बावजूद भी पास नहीं हो सकते, और हमने पेपर ऐसा नहीं बनाया होता कि हमने आपको फेल करने के लिए बनाया है, हमने आपको पास करने के लिए पेपर बनाया है। उसमें आराम से 60-70 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप इजीली क्लियर कर सकते हो। ठीक है ना। और ऊपर से ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है। ऑब्जेक्टिव टाइप में तो और आसान हो जाती हैं चीजें, कोई क्वेश्चन अगर नहीं भी आता तब भी अगर थोड़ा लॉजिकल दिमाग लगाओ तो ऑप्शन सही मिल जाता है। लेकिन ऐसे ऐसे बच्चे भी मैंने देखे जो छोड़ के ही आगे पेपर। अरे भाई छोड़ के क्यों आए? दो दो पेज छोड़े हुए हैं, 20-20 क्वेश्चन छोड़ के ही आगे, वहां कौन सा कोई नेगेटिव मार्किंग थी? अब एक बच्चे के 56 मार्क्स आए, उसने 2-3 पेज अटेम्प्ट ही नहीं करे हुए। अरे भाई तूने 2-3 पेज क्यों नहीं अटेम्प्ट किए? कुछ भी कर देता तो 4 नंबर हो जा और आ जाते। अब मुझे नहीं पता लगता कि ऐसे क्यों करते हैं बच्चे, उन्हें अब उसको दोबारा पेपर देना पड़ेगा। तो आप लोग ये गलतियां ना करना। ठीक है, क्योंकि फिर नेक्स्ट एग्जाम बहुत लेट आता है, आपका सर्टिफिकेट उतना ही लेट हो जाता है। और वैसे ही हमें बहुत इशू आ रहा है इस बार सर्टिफिकेट इशू करने में, क्योंकि जो स्पील एफ है और जो स्किल इंडिया है, ये लोग बहुत टाइम ले रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई, पहली बार हमारे साथ ऐसा हुआ है कि लोग इशू ही नहीं कर रहे हैं। सर्टिफिकेट्स में भी बहुत ओवरलोडेड है वो सरकारी एजेंसी है, वो सरकारी काम आपको पता ही है कैसे होते हैं। फिर हमारी तरफ से कोई डिले नहीं है किसी भी चीज में, बट वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। मतलब ऐसे नहीं रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, मतलब कर रहे हैं, सर सर नहीं आए। अब हमारे मेमोरेंडम है जो बनता है हर साल रिन्यू होता है, उस पे साइन होने हैं। अब हम फोन करते हैं, वो कहते हैं हमारे सर नहीं आए अभी। अब इसमें हम क्या करें बताओ? और बच्चे कई हैं जो हम पे गुस्सा कर रहे हैं कि आप हमारे सर्टिफिकेट नहीं दे रहे। अरे भाई हमने थोड़ी सर्टिफिकेट इशू करना है आपका, हमने हमने थोड़ी वहां प्रिंट आउट से निकाल के दे देना है, वो दे देते हैं आपको अगर वही चाहिए तो।
वो इशू आपका क्या वहां से होने हैं, स्किल इंडिया से होने हैं, उनके हाथ में है वो इशू करने। अब वो नहीं, वो बिजी हैं, क्या है क्या नहीं भगवान जाने, वो नहीं कर रहे वो लोग। बच्चे उस चीज को समझ ही नहीं रहे हैं, और ग्रुप में मैसेज हमारे सर्टिफिकेट नहीं आए, 2 महीने हो गए, ये होगा। भाई हमारे शौक थोड़ी है, 5 साल पुरानी एकेडमी है, रजिस्टर्ड एकेडमी है, भाग थोड़ी जाएंगे हम। सर मैं मुंबई से हूँ, तो एग्जाम के लिए आना थोड़ा मुश्किल होगा। मैंने पहले ही बोला, जो बहुत दूर हैं उनके साथ एक्सेप्शन है, लेकिन जो लोग ट्राई सिटी, दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, इन एरिया से ही हैं, दे हैव टू कम। ठीक है, हम कंडक्ट ही नहीं करेंगे आपको, हम लिंक ही नहीं भेजेंगे एग्जाम का। जो लोग ज्यादा दूर से हैं, 400 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, उनके साथ वो चीज है। इस बार भी हमने ऐसे ही किया, जो लोग बहुत दूर से थे, कर्नाटका, ऐसे दूर दूर से, उनको हमने सिर्फ ऑप्शन दिया था कि आप ऑफलाइन कंडक्ट कर लो। यहाँ एक लड़के की मेडिकल इमरजेंसी थी, उसकी नी का ऑपरेशन था, वो स्पेशली दिल्ली आया हुआ था उस चीज के लिए। तो ऐसे कुछ केसेस में हम दे सिर्फ ऑप्शंस दे रहे हैं आपको, क्योंकि देखो हमने हमने एकेडमी की क्रेडिबिलिटी मेंटेन करनी, और अगर हम ऐसे बच्चों को पास करेंगे तो फिर क्रेडिबिलिटी मेंटेन नहीं होगी। ठीक है ना, आप भी समझो, आप इस एकेडमी से अगर कोर्स कर रहे हो, कल को आप सुनो यार वो एकेडमी तो सबको ही पास कर देती है, मतलब सोचो आप हमारी एकेडमी से पढ़े हो और आपने किसी को बताया कि हम यार प्रो अल्टीमेट एकेडमी से पढ़े, अच्छा वो उसमें तो सारी पास हो जाते हैं यार, उसमें तो कोई फेल ही नहीं होता, तो आपको कैसा लगेगा सुनने में? क्रेडिबिलिटी खत्म सी नहीं लगेगी आपको कि यार इसका मतलब ये कह रहा है कि तूने भी चीटिंग चूटिंग करके ही पास हुआ हो? लेकिन जब आपको कोई ये कहे, अच्छा यार तू प्रो अल्टीमेट से पढ़ा यार, वो तो बड़े स्ट्रिक्ट है यार, वो तो उनकी तो मार्किंग बड़ी स्ट्रिक्ट है, तो पास हो गया यार, वाह यार बड़ा सही है यार, तेरे को नॉलेज होगी। अब मुझे बताओ कौन सी दो बातों में से आपको अच्छी कौन सी बात लग रही है? तो इसलिए एग्जाम हमने इस तरह से कंडक्ट करना शुरू किया, और आने वाले टाइम में हमारी पूरी कोशिश है कि हम इसको टोटली ऑफलाइन ले जाएं। ठीक है, और मतलब दोनों तरह चलेगा, ऑफलाइन भी चलेगी एकेडमी, ऑनलाइन भी चलेगी। मतलब ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये भी ऑफलाइन पढ़ाया जाएगा, ठीक है, और ऑनलाइन भी चलता रहेगा, ऑफलाइन भी चलेगा। ठीक है जी। सर मैं मेरा एक क्वेश्चन ऑल्सो जो सर हाँ मैं जी, हाँ पहले भी जी। आपसे पूछने वाला था। हाँ जी। सर क्या है सर, मैं ना सर जिम मैनेजमेंट का कोर्स भी लिया है। हम्म। तो सर उससे पहले मैंने ना जिम ओपन करने के लिए प्लॉट ले ले लिया था, मतलब पहले ना पहले ही। हम्म। तो मेरा जिम सर पहले ही चल रहा है, मतलब 10 साल हो गया मेरे को जिम में, तो मैंने थर्ड जिम ओपन किया है अपना। हम्म। तो सर मेरे को अभी ये डाउट रहा है कि जिस रेंटेड में जहाँ पर हूँ, तो वहीं पे जिम को रहने दूं या फिर उसको शिफ्ट कर दूं जहाँ पे मैं बनाने की सोच रहा हूँ। मैं ये है ना जिम उसमें कोर्स में सर, वो तो ऑनलाइन क्लासेस है, मतलब सीधे डायरेक्ट पेज पे ही चलता होता है, यूट्यूब पे ही। तो हम्म। मेरे को उसमें समझ नहीं आ रहा है कि मैं किससे क्वेश्चन करूँ उस चीज के बारे में। तो मैं इसलिए सोचा कि आपसे पूछ लेता हूँ। अच्छा, तो हम बाद में बात करते हैं इस चीज में ना, इस लंबी बात होगी इस पे, थोड़ी सी फोन पे बात कर लेंगे हम। ठीक है, और ऐसा नहीं है, आप टाइम लेके अभिषेक सर से डायरेक्ट बात कर सकते हो, जो जिनका वो जो पढ़ाते हैं ना मेन हाँ सर, जी। आप उनसे डायरेक्ट बात कर सकते हो। ठीक है, या फिर उनसे अगर डायरेक्ट अभी नहीं हो पा रही, अभी तो वो वैसे भी आउट ऑफ इंडिया दुबई गए हैं, तो आप उनके नीचे टीम है एक बहुत एक्सपीरियंस्ड, आप उनमें से किसी से बात कर सकते हो। मतलब एक्सपीरियंस का मतलब वो ऐसे लोग हैं जो कोई मतलब कि साउथ देख रहा है, कोई नॉर्थ देख रहा है, दे आर वीपीज, वाइस प्रेसिडेंट्स ऑफ कंपनी, तो उनसे हम आपकी बात करा सकते हैं कि आप इनसे बात कर लो, आपका जो क्वेश्चन है जगह को लेके या किसी भी चीज को लेके, तो हम उनसे आपकी बात करा सकते हैं। ठीक है, या फिर हमारी कोशिश है कि अगर अभिषेक सर थोड़ा फ्री हो, और हम अभिषेक सर का एक, जिन लोगों ने जिम मैनेजमेंट लिया है उन अभिषेक सर का आप लोगों के लिए एक लाइव लेक्चर रख दें, जिसमें आप सिर्फ अपने डाउट्स पूछ लो उनसे, आधे घंटे में 1 घंटे में, कि सर हम पढ़ रहे हैं आपका, हमें ये चीज का थोड़ा आज क्लियर कर दो, हम यहाँ तक पहुंच गए हैं आपके सिलेबस करते करते, बट मुझे इस चीज का थोड़ा डाउट है, या मेरे ऑलरेडी 3 जिम हैं, जो भी आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा है। तो हाँ जी हम सर। ये प्लान कर सकते हैं कि हम उनको रिक्वेस्ट कर लें कि सर आप एक लाइव लेक्चर ले लो 1 घंटे का, जिसमें आप सिर्फ क्वेश्चन एंड आंसर, क्यू एंड एन कर लो उनके साथ, जिन्होंने आपका कोर्स लिया हुआ है। तो आई थिंक वो ज्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, हाँ जी सर। चलो, सी यू टुमारो। थैंक यू सर।